Yes, good evening to all of you friends. We started class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now at 9 p.m. we start this class. My first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, 2 पर्सन वोट करें. श्रुति, मयंक, अमन, अमर, सोनी, जहीदा एंड अदर्स, हिमांशी, रिचा. द आंसर इज मूव फॉरवर्ड. ऑडियो में कुछ भी डाउट है तो कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउज़र यूज करो, डिसेबल करो, इंटरनेट मोड लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दीजिए. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से कुछ लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार को मैं एक साथ उसके जवाब अपलोड करता हूँ. हैंडआउट कैसे डाउनलोड करते हैं वो सब मैं पिछले गुरुवार के लेक्चर में बता चुका हूँ. तो अभी तक इकोनॉमी में हम लोग फर्स्ट पिलर मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, उसमें पहला चैप्टर ये डिजिटल पेमेंट कंप्लीट. आज सोमवार है. ये मॉनेटरी पॉलिसी के छोटे-मोटे मुद्दे जो बाकी हैं वो खत्म करेंगे. फिर अगले गुरु शुक्र शनि रवि जो मिलेंगे वो बैंकों का क्लासिफिकेशन, बैड लोन प्रॉब्लम, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड ये देखेंगे. उसके बाद एक वीक जाएगा शेयर बाजार समझने में, और उसके बाद ये इंश्योरेंस, पेंशन, ईपीएफओ ये सब. ये करते करते पिलर 1 अपना कंप्लीट होगा. उसके बाद पिलर 1 का मेंस पढ़ना हम शुरू करेंगे 28 अगस्त से. वो भी इधर ही है. वो कहाँ दिखेगा? मेरी प्रोफाइल पेज पे जाना, सारे कोर्स वहाँ पर लिस्ट हुए हैं. इधर प्लानर में नहीं दिखे तो लोड नहीं लेना है. वो मेरी प्रोफाइल पे आप जाएंगे, उधर सब ऑलरेडी है ही. तो ये करते करते प्रीलिम मेंस हर एक पिलर का कंप्लीट होते होते नवंबर तक लेक्चर खत्म हो जाएंगे. कुछ मॉक टेस्ट दिसंबर तक चलेंगे. तो वी विल बी डन विद ऑल दिस बाय दिसंबर. फिर कल रात तक हमने समझा था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी टूल में क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स वो क्या थे, वो सब पढ़ा है तो याद बैठिए, वरना जमा राजा बन के मत आओ. उसमें आपका कोई भला नहीं होने वाला है. इतना मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के आपको दे सकता हूँ. सीक्वेंस में कंप्लीट करिए जो कंप्लीट हमने अब तक किया है. तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स आर डन. अभी हम समझेंगे बाय मंथली अपडेट्स. तो 2 महीने पर आरबीआई ने क्या रिफॉर्म्स लिए, फिर ऐसे छोटे छोटे मुद्दे समझने. कुछ पीवाईक्यू भी हम सॉल्व करेंगे. देखिए, ये जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ईसीआरआर चेंज करना है, एसएलआर चेंज करना है. तो जैसे फिल्म बनाई जाती है तो डायरेक्टर का एक व्यू पॉइंट होता है. मुझे एक्शन फिल्म बनानी है, रोमांस बनानी है, कॉमेडी, हॉरर वगैरह वगैरह. तो अलग अलग देश के सेंट्रल बैंक और उनके गवर्नर अलग अलग टाइप की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर, उनकी सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही टारगेट रखती है कि यूएस डॉलर के सामने हमारा सिंगापुर की जो करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट स्टेबल होना चाहिए. मान लो $1 की वैल्यू 2 सिंगापुर डॉलर हो तो वो स्टेबल रहे, ताकि बहुत सारे फॉरेनर्स हमारे देश में आए टूरिज्म के लिए और हमारी इकोनॉमी चलती रहे. तो सिंगापुर की सेंट्रल बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई क्या चल रही है, बेरोजगारी क्या है, वो उसे टारगेट नहीं करा. उसका एक ही टारगेट है कि मुझे ये एक्शन मूवी बनानी है, इसमें डांस ड्रामा रोमांस कुछ नहीं चाहिए मुझे, कि आई वांट टू ओनली कीप द एक्सचेंज रेट स्टेबल. ऐसी मैं मॉनेटरी पॉलिसी बनाऊंगा. अब वो कैसे बनाएगा? तो बेसिकली समझो जितने डॉलर आ रहे हैं उसके हिसाब से सिंगापुर की करेंसी का इतना सप्लाई रखूंगा, उस हिसाब से एडजस्ट करता है. हम लोग जब थर्ड पिलर कंप्लीट करेंगे देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू. अभी हम लोग पहले पिलर में हैं. तो ये एक टाइप की फिल्म या मॉनेटरी पॉलिसी बनी. फिर कुछ बॉलीवुड की मसाला मूवी होती है, उसमें एक्शन, डांस, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ होता है. तो एक जमाने में मतलब 2016 से पहले भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी वो बॉलीवुड मसाला फिल्म जैसी बनती थी कि गवर्नर टारगेट करेगा कि देखो मैं ऐसा एक रेपो रेट रखता हूं ताकि जीडीपी ग्रोथ भी बेस्ट हो जाए, जॉब्स भी बहुत सारे जनरेट हो जाए, महंगाई भी काबू में रहे, इन्फ्लेशन कंट्रोल और रुपये डॉलर का एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहे. ऐसा हम 4-5 उसके अंदर इमोशन के साथ ये रेपो रेट बनाएंगे. तो स्वाभाविक है ऐसे 4-5 चीज आप लेके बैठेंगे तो एक भी ढंग से अचीव नहीं होगी. इसलिए रघुराम राजन जब गवर्नर बनते हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम सिर्फ एक ही चीज को टारगेट करें, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि महंगाई को 2 to 6% की रेंज में काबू में रखेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी कि ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट वो सब स्टेबल ही रहेगा जब तक आपका महंगाई स्टेबल कर लेंगे. तो बस इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाली उन्होंने मेथड अपनाई. रघुराम राजन के गवर्नर बनने से पहले हर 45 डेज पे आरबीआई गवर्नर इवैल्यूएट करते थे कि मुझे इसमें क्या चेंजेस करने हैं. राजन ने पाया 45 डेज में कोई असर होता नहीं है. 60 डेज मतलब 2 महीने पे हम वापस इसको रिव्यू करेंगे कि हमने रेपो रेट में ये चेंज किया था, बाजार में महंगाई कम हुई कि नहीं. चलो 2 महीने बाद फिर से डेटा चेक करते हैं, फिर से पॉलिसी अपडेट करते हैं. तो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम भी अपनाई गई. और ये सब गवर्नर अकेला अपनी मनमानी से, डिक्टेटरशिप से नहीं करेगा. आरबीआई एक्ट के अंदर ही एक संशोधन किया गया अमेंडमेंट 2016 में कि ये काम करेगी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. उसके अंदर गवर्नर और बाकी कुल मिलाकर 6 लोग होंगे. ये लोग डिसाइड करेंगे पॉलिसी रेट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट वो सब एक ही बात है. और ये कमिटी जो भी डिसीजन ले इट विल बी बाइंडिंग ऑन द बैंक, मतलब गवर्नर ने वही चीज माननी होगी. तो ऐसी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मौद्रिक समिति, सरकार और आरबीआई के 3 मेंबर्स की मदद से बनाई जाती है. आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं, सरकार के 3 मेंबर होते हैं. अब आरबीआई के 3 मेंबर में एक तो आरबीआई गवर्नर खुद से होंगे, संजय मल्होत्रा. उसके अलावा एक डेप्यूटी गवर्नर, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो 3 लोग इनके हो गए. प्रश्न इनका टेन्योर यानी कार्यकाल कितना होगा, 3 ईयर, 5 ईयर, फॉर हाउ लॉन्ग विल दे स्टे. वो डिपेंड करता है उनकी जॉब जब तक आरबीआई में है तब तक वो इधर बैठेंगे. तो जब तक आरबीआई गवर्नर की पोस्ट संजय मल्होत्रा के पास है मान लो 3 साल के लिए, तो 3 साल वो इस कमिटी के अंदर रहेंगे. और गवर्नमेंट अपनी तरफ से 3 नोटेड इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स को बिठाती है. प्रश्न ये सब लोग जैसे पार्लियामेंट में मान लो कोरम सिस्टम हो कि जब तक टोटल मेंबर के 10% लोग हाजिर नहीं होंगे तो प्रोसीडिंग्स चालू नहीं होंगी. तो उसी तरह यहाँ पर भी कोरम होता है कि 6 लोगों की कमिटी है तो कम से कम 4 लोग प्रेजेंट होने चाहिए तभी मीटिंग चालू हो सकती है. और वो 4 के अंदर गवर्नर कंपलसरी होना चाहिए. डिसीजन इनको जो लेने हैं कि मान लो रेपो 6% से कम करके 5.50 करना है, तो ये लोग वोटिंग से तय करेंगे कि एक आदमी का यस, दूसरा का नो, तीसरा का यस. तो मेजोरिटी जो डिसीजन आएगा उस हिसाब से वोटिंग के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा. और ये जो वोटिंग होगी फर्स्ट राउंड में तब भी गवर्नर वोट करेंगे. मान लीजिए फिर टाई हो गई कि 3 लोगों ने यस बोला, 3 लोगों ने नो बोला, तो गवर्नर दूसरी बार भी वोट करेंगे जिसे हम कहते हैं कास्टिंग वोट, टाई ब्रेकर वोट. तो 2 बार वो वोट डाल सकते हैं. प्रश्न ये सब लोग जो सिलेक्ट हुए तो इनको किसने सिलेक्ट किया? यूपीएससी ने सिलेक्ट किया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिलेक्ट किया? नहीं, अलग ही कमिटी बनती है और वो कमिटी का चेयरमैन होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो खुद में एक आईएएस ऑफिसर होता है. और अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है? वो भी आईएएस है. आजकल मैं अखबार पढ़ रहा था, आईआरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटर वो भी कौन है? आईएएस. सेबी का बॉस कौन है जो शेयर बाजार संभालता है? वो भी आईएएस है. अच्छा, ये प्लेन क्रैश हो जाए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन वो कौन है? वो भी आईएएस है. आधार कार्ड बनाता है वो कौन है? यूआईडीआई संस्था वो भी आईएएस है. बेसिकली आईएएस लॉबी के कब्जे में सब कुछ है. तो व्हाई डू आई वांट टू बिकम आईएएस? बिकॉज़ इट प्रोवाइड्स मी दिस अपॉर्चुनिटी. वरना सोचो करने को तो आईआईएम अहमदाबाद से भी एमबीए कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी आपको 20 साल ग्राइंड करना होगा तब जाके आपको कोई एप्पल कंपनी का सीईओ बनाए. लेकिन आप उसके अलावा कुछ नया काम नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर देखिए कितने सारे अलग अलग काम व्यक्ति कर सकता है. इसलिए समझो यूपीएससी क्रैक करना वो काफी नहीं है. टॉप के रैंक में आना भी जरूरी है. टॉप के रैंक में आओगे तब आप आईएएस बनते हैं. उसके अंदर भी टॉप में इसलिए और जल्दी जल्दी मतलब जब आप यंग एज में है, ताकि आपकी सर्विस का ड्यूरेशन इतना लंबा रहे कि आप उतने बड़े स्थान पे पहुंच सके. फिर आप समझो 30 साल की उम्र में सेलेक्ट हुए तो उतना प्रमोशन भी नहीं है, उससे पहले रिटायरमेंट आ जाए. तो पुट हार्ड एफर्ट्स. अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो डिसीजन लेती है
कि जैसे रेपो 5 है, चलो इसको 4 करना है, तो क्या सरकार यहाँ पर खुद से कुछ बोल सकती है? मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऐसा मैसेज भेजे कि देखो बिहार में चुनाव आ रहे हैं, तो थोड़ा लोन और 0% कर दो, लोन का ब्याज दर 0 कर दो। वैसा बोल सकते हैं, पर मुंह से नहीं बोल सकते। उन्होंने राइटिंग में भेजना होगा कि आप ऐसा ऐसा करिए, ऐसा कानून में लिखा है। बाकी आप समझते हैं रियल लाइफ में तो जो भी होता है। एनीवेज, तो गवर्नमेंट इनको कुछ भी बोलना चाहे तो राइटिंग में भेजना होगा, ऐसा कानून में लिखा है। अब इनको जो टारगेट दिया महंगाई को काबू में करना, महंगाई क्या है हमने 2-3 दिन पहले देख लिया था कि 2012 को हम लोग मानते हैं अभी के लिए बेस ईयर, मतलब उस वक्त एक बास्केट ऑफ गुड्स में जो भी ऑनियन, मिल्क, वेजिटेबल्स थे, उसका प्राइस 100 रुपये था। फिर हर महीने एनएस ऑफिसर जाके मार्केट प्राइस चेक करेंगे, डेटा एक्सेल शीट अपडेट करेंगे और उस हिसाब से देखेंगे अच्छा कि 2018 में ये 137 का था, अभी 140 हो गया, तो इधर से इधर ये 2% महंगाई है। तो लाइक दैट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन दे विल मॉनिटर और फिर तय किया जाएगा कि हमें इन्फ्लेशन को किस रेंज में रखना है। ये डिसीजन कौन लेगा? तो भारत सरकार लेगी कि 2% से कम भी नहीं होना चाहिए, 6% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार अपने दिमाग से तुरंत डिसीजन नहीं लेगी, उससे पहले वो आरबीआई गवर्नर को पूछेंगे कि आपको क्या ठीक लगता है। तो गवर्नमेंट विल कंसल्ट विद आरबीआई गवर्नर एंड देन दे विल डिसाइड द टारगेट। ये जो भी टारगेट है वो 5-5 साल के लिए बनाया जाता है। तो अभी जो टारगेट है ये 2 to 6%, वो 31 मार्च 2026 तक वैलिड है। इसे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी एफआईटी मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि समझो एक पॉइंट पे फिक्सेटेड नहीं, फ्लेक्सिबल है, 2 to 6 की रेंज में आप रखो। जैसे पार्लियामेंट और संविधान में कुछ लिखा होगा कि हर 6 महीने में एक बार 2 पार्लियामेंट की मीटिंग होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर भी रूल्स है कि जो कमिटी है साल में कम से कम 4 बार इनको मिलना होगा। हालांकि इन्होंने प्रैक्टिस में ये रखा है कि विल ट्राई टू मीट एवरी 2 मंथ्स, 2 महीने में मिलने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कोरोना या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो 1 महीने में भी मिल लेते हैं, तो ये मिनिमम है, समझो मैक्सिमम की बात नहीं है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, हर एक मीटिंग में कौन से मेंबर ने क्या बोला, कैसे वोट किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उसको कहा जाता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो मीटिंग खत्म होने के 14वें दिन पर ये आरबीआई ने पब्लिश करना होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहे। हर 6 महीने पे एक बार उन्होंने रिपोर्ट भी पब्लिश करना होगा। इनको जो टारगेट दिया गया है 2 से लेकर 6% के बीच में आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखो। ये फेल कब माना जाएगा? जब 9 महीनों तक इन्फ्लेशन उस रेंज के बाहर रहे, या जिसे हम कहते हैं 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। देखिए क्वार्टर क्या होता है? एक साल में 12 महीने हैं, तो मैं 4 हिस्से करूं कि अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, ऐसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगर कंटिन्यूअसली फॉर 3 क्वार्टर्स, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, या मैं कहूं कंटिन्यूअसली 9 महीनों के लिए अगर इन्फ्लेशन इस रेंज से बाहर रहे तो आरबीआई की हार मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल 2022 में आप देखेंगे कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते इंपोर्टेड फर्टिलाइजर, इंपोर्टेड दवाइयां, केमिकल्स, पेट्रोलियम सब कुछ महंगा हो गया। अब देखिए ये जो रेंज है 6% से ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप पाएंगे यहाँ पर ये तो लगभग 9 महीने से ज़्यादा इस रेंज से बाहर रहा, तो यानी टारगेट फेल हो गया। टारगेट फेल हो गया तो क्या करेंगे? नौकरी से निकाल देंगे गवर्नर को? ऐसा नहीं है। अगर कमिटी अपने टारगेट में फेल होती है तो कमिटी ने सरकार को एक रिपोर्ट भेजना होगा। इस बार हमने रिवीजन कम किया था, सीसेट को हल्के में लिया था, इसलिए हम फेल हो गए, ऐसा उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भेजना होगा। अब यहाँ बदमाशी इनकी क्या है कि सरकार को रिपोर्ट भेजा तो अपनी वेबसाइट पे भी तो अपलोड करो ना कि देश दुनिया भी जाने कि आपने क्या गड़बड़ हुई थी। तो उन्होंने मीडिया में, पब्लिक में रिपोर्ट रिलीज नहीं किया। तो ये सब मीन्स के लिए सोचने के मुद्दे हैं कि आरबीआई को भी जितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उतने वो है नहीं। मतलब वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे में ताकत हो तो आरटीआई से निकलवा लो। अब फिर आप आरटीआई करेंगे, वो जवाब नहीं देगा, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, फिर सीआईसी में जाएंगे, फिर वो कहेंगे ऐसा वैसा करके लटकाते रहेंगे। खैर, इकोनॉमिक सर्वे इन सब पे क्या बोलेगा? इकोनॉमिक सर्वे सरकारी संस्था तो क्या बोलेगा? हाँ वो तो भाई रशिया यूक्रेन के चलते हुआ था, बाकी आरबीआई बदमान है वगैरह वगैरह। तो दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब ये लोग जब 2-2 महीने पर मीटिंग करते हैं तब क्या होता है वो समझते हैं। देखिए आरबीआई को फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दी गई है कि आप इन्फ्लेशन को 2 to 6% के रेंज में रखो। तो मान लीजिए इन्फ्लेशन उसी रेंज में है तो फिर आरबीआई गवर्नर ने क्या ऑफिस जाना बंद कर देना चाहिए, घर पे बैठे सोचना चाहिए कि कुछ करना नहीं अभी ना। जब उनका ये फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाए तब उनको कहा गया है कि आप सेकंड टारगेट पे काम करें। आपका सेकंड टारगेट होगा कि आप जीडीपी ग्रोथ को इंप्रूव करें, जॉब क्रिएशन में मदद करें, और इन सब के लिए क्या चाहिए? सस्ते लोन चाहिए। तो जब उनको लगे कि इन्फ्लेशन काबू में है तो वो लोन सस्ते करने के लिए रेपो कम करेंगे, सीआरआर कम करेंगे, ये चलते रहता है। कुछ बार ऐसा भी होता है कि 4 महीने तक इन्फ्लेशन तो हाई है, आपको ऐसा लगता है 5% की रेंज में, लेकिन आरबीआई क्या सोचेगा, नहीं फिर भी रेपो में कम करता हूं क्योंकि 5 में ही है ना, 7 हो जाए तब मेरा तो टारगेट फेल होगा, और वो भी कंटिन्यूअसली 9 मंथ्स तक 7 की रेंज में रहेगा तब मैं फेल हूं। तो ऐसा वो स्मार्ट चेस मूव करता है कुछ बार कि भले उसको टेम्पररी लगे। फॉर एग्जांपल इधर देखिए अप्रैल 2021 में यहाँ पर आप देखिए कि 6% को क्रॉस कर गया, तो तुरंत आरबीआई की ये कमिटी अपना सब पीस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ माइंड को करने नहीं, भाई रेपो बढ़ा दो, ऐसा नहीं करते। वो देखते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि तुरंत अगर जहाज को हिलाएंगे तो फिर इकोनॉमी में खतरा होता है। अब जैसा कि हमने आगे भी देखा था कि 2011 से लेके उन्होंने रेपो रेट फिर थोड़ा कम किया कि ग्रोथ को मदद करनी है। फिर कोरोना में तो स्वाभाविक एकदम कम कर देंगे, 4% कर दिया ताकि लोन सस्ते हो जाए। फिर ये रशिया यूक्रेन युद्ध 2022 में शुरू होता है, उससे महंगाई से लड़ने के लिए वापस बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते 6.5% कर दिया। उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं अभी लोन बहुत महंगे हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें सस्ते लोन चाहिए और इन्फ्लेशन भी काबू में आ गया, ऐसा उनको लगा। तो फिर धीरे धीरे वो इसे कम कर रहे हैं। तो ये इनका एक पैटर्न चलते रहता है। इन्फ्लेशन कम करना है तब रेपो को हाई कर देते हैं, जीडीपी इंप्रूव करना है तब रेपो को कम कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है स्टांस। स्टांस का मतलब क्या कि जैसे अप्रैल 2025 में रेपो रेट था 6%, तो जो मीटिंग होगी उसके बाद आरबीआई गवर्नर ये अपना स्टांस मीडिया को बताएंगे कि देखो 2 महीने बाद अब हम क्या करेंगे। तो अगर वो स्टांस अपना बता दें कि इट इज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, इसका मतलब क्या कि अभी जो 6 है अप्रैल में, तो हम लोग जून में मिलेंगे तो या तो 6 सेम टू सेम रखूंगा इक्वल, या 6 का बढ़ा के मान लो मैं 7 कर दूंगा। मतलब मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में है, ये ऊपर ही जाएगी, इस गाड़ी को मैं रिवर्स में तो नहीं डालूंगा, मतलब मैं कम नहीं करूंगा रेपो रेट। तो कभी वो ऐसा बोल सकते हैं। कभी उनको लगे नहीं इकोनॉमी को और अभी मदद की जरूरत है, तो वो ये कहेंगे कि मेरा स्टांस अभी है अकोमोडेटिव, मतलब ये जो 6% रेपो है अप्रैल में, तो जून में हम लोग वापस मिलेंगे तो या तो इक्वल यानी सेम टू सेम 6 रखूंगा, या इसको और कम कर दूंगा 5.50, लेकिन मैं इसको इंक्रीज नहीं करूंगा, 6 का 7 नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी अकोमोडेटिव यानी कि रिवर्स गियर में है। कुछ बार वो ये कहेंगे कि न्यूट्रल स्टांस रखता हूं, मतलब गाड़ी न्यूट्रल में है तो क्या है, उसकी मर्जी, न्यूट्रल में खड़ा रखो, 6 का 6 रखो, या फर्स्ट गियर में डाल के आगे बढ़ो 7 कर दो, या रिवर्स गियर में डाल के पीछे जाओ 5 कर दो। तो कभी कभी वो न्यूट्रल स्टांस भी रखते हैं। तो आप ऐसे गाड़ी के रूप में इसको समझिए कि अगर 6 है और वो कैलिब्रेटेड टाइटिंग है तो 6 का 6 रहेगा, गाड़ी ऊपर 7 जाएगी, यानी लोन महंगे कराएगा आरबीआई। वो क्या अकोमोडेटिव है तो इसका मतलब 6 का 6 रखेगा या कम करेगा, रिवर्स गियर में गाड़ी 5% रेपो रेट करेगा, तो लोन सस्ते होने की उम्मीद हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड स्टांस, मॉनेटरी पॉलिसी का रुख। अभी अप्रैल में इन्होंने ऐसा बोला कि हमारा रेपो रेट 6% है और स्टांस है हमारा अकोमोडेटिव, मतलब अप्रैल के बाद हम लोग जून में मिलेंगे तो इसे हम या तो 6 रखेंगे या कम भी कर सकते हैं, मान लो 550। तो उन्होंने ऐसा किया, ये 2025 अप्रैल में देखो 6% था और बोला अकोमोडेटिव स्टांस है, उसके बाद हम देखिए 2025 जून में मिले तो 5.50 यानी कि डिक्रीज किया, जैसा कि उन्होंने पहले से बोला था कि हम ऐसा करेंगे। इससे मार्केट को, इन्वेस्टर को, बैंकर्स को थोड़ी क्लैरिटी रहती है कि किस दिशा में लोन इंटरेस्ट जाने वाले हैं, उस हिसाब से वो अपना सब एडवांस प्लानिंग करके रखते हैं। अभी
जून महीना आ चुका है और रेपो इन्होंने कम कर दिया 6 का 550। अब जुलाई और उसके बाद अगस्त में मिलेंगे तो उसके लिए क्या स्टांस है? तो आरबीआई ने बोला देखो हमारा स्टांस अब रहेगा न्यूट्रल, मतलब जो अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में थी उसमें से हम लोग न्यूट्रल वाले में आ रहे हैं। मतलब ये जो अपना 550 है तो अगस्त महीने में मिलेंगे तो 550 रखेंगे या बढ़ा के 6 भी कर सकते हैं, वी विल वेट एंड वॉच। सारे काम हो सकते हैं, न्यूट्रल कार मतलब क्या पीछे भी जाए आगे भी जाए, ये भी हो सकता है। इनको लगे कि 550 की जगह 4 करना है, ऐसा भी सोच सकते हैं, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। न्यूट्रल में कार होती है कि आगे भी जाए पीछे भी जाए उधर ही खड़ी रहे। अब प्रश्न न्यूट्रल क्यों कर दिया? इसका कारण ये है कि देखिए ऑलरेडी रेपो रेट मैंने आपको बताया हाई था 650, कम करते करते 550, मतलब 1% की कटौती की है। अब गवर्नर अगर अभी भी ऐसा ही कहे कि देखो अकोमोडेटिव रखते हैं, इसका मतलब क्या कि वो ऐसा इशारा दे रहे हैं मार्केट को कि तो और सस्ता 4 तक में ले जाऊंगा, ऐसे चांस ज्यादा है। अब अगर लोन इतने सस्ते हो गए तो पब्लिक फिर कंट्रोल में रहेगी नहीं, बहुत ज्यादा दिन शॉपिंग करेगी और उससे डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो सकता है। इसलिए गवर्नर अब ऐसा बहुत अकोमोडेटिव मोड में नहीं है कि पक्का मैं तो नेक्स्ट टाइम 2 महीने बाद और लोन सस्ते करूंगा। सेकंडली, अगर रेपो रेट इतना सस्ता हो जाएगा तो फिर बैंकर्स के प्रॉफिट मार्जिन को भी असर हो सकती है, जिसको हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और डिपॉजिटर्स का भी नुकसान हो सकता है। वो कैसे अभी समझते हैं। देखिए जब भी रेपो रेट कम किया जाता है 6 का 5, तो आपने जो लोन लिए हैं उस लोन का ब्याज सस्ता होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला है, अभी ब्रेक के बाद हम लोग समझेंगे, एक्सटर्नल बेंचमार्क फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ऐसी है कि जब भी आरबीआई रेपो कम करता है तो आपका लोन भी सस्ता हो जाता है। लेकिन जब ऐसा होगा तो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट भी, मतलब बचतकर्ताओं ने जो बचत में पैसा डाला है उसको भी बैंकर कम ही पैसा देगा ब्याज में, समझते हैं। मान लीजिए लोन इंटरेस्ट रेट है 9% और डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है 4%, तो इन दोनों के बीच जो गैप है वो बैंकर का प्रॉफिट है, जिसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो बैंकर ने डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट क्या 4 और लोन इंटरेस्ट रेट चलो 9। अब आगे चल के आरबीआई रेपो कम कर रहा है तो लोन सस्ते हो जाएंगे, तो लोन जो पहले 9% पे मिलते थे अब 8% पे मिलेंगे। बैंकर क्या चाहेगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन सेम रहना चाहिए, तो फिर वो डिपॉजिटर्स को भी कम ही पैसा देगा कि 5% रखना है, 8 - 5 मतलब डिपॉजिट इंटरेस्ट 3% हो जाएगा। फिर रविश कुमार को उस पे वीडियो बनाना पड़ेगा कि देखो बैंकर्स तो ब्याज नहीं दे रहे हैं बचतकर्ताओं को। तो भाई वो तो बेसिक इकोनॉमिक्स है ना कि लोन सस्ता वाला, तो ये भी तो दो साइड पे तो लड्डू कैसे खा सकते हैं कि आपको मुझे लोन भी सस्ता मिलना चाहिए लेकिन मैं पैसा डिपॉजिट करूँ तो उस पे ब्याज भी अच्छा मिलना चाहिए। तो फिर बैंक मत बोलो, उसको धर्मशाला बोल दो, क्योंकि धर्मशाला में ऐसा हो सकता है, बैंक में तो हो नहीं सकता। तो मतलब दो काम नहीं हो सकते, इस कारण से आरबीआई ने कहा देखो लोन काफी सस्ते हो गए हैं, अभी और मैं कम कर दूंगा तो फिर नए प्रॉब्लम हो जाएंगे, बैंकर्स को या तो प्रॉफिट मार्जिन खराब हो जाएगा, नहीं तो डिपॉजिटर को ब्याज वो अच्छा नहीं देंगे। इसलिए गाड़ी को अभी मैं अकोमोडेटिव स्टांस में नहीं रख रहा, गाड़ी को मैं न्यूट्रल स्टांस में रख रहा हूं। मतलब जून के बाद जब अगस्त में मिलेंगे तो कुछ भी हो सकता है, जो रेपो रेट 550 है उसका कम भी हो सकता है, सेम रह सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर पक्का मैं कमी कर दूंगा ऐसी कोई गारंटी अब मैं आपको दे नहीं सकता। आई विल वेट एंड वॉच। नॉर्मली वो न्यूट्रल स्टांस रखने की जरूरत कब उसे महसूस हो, जब उसे दोनों साइड को बैलेंस करना है। आप याद करें कि अगर रेपो रेट 0% हो तो पब्लिक दे शॉपिंग करेगी, लोन एकदम सस्ता हो जाएगा, लेकिन फिर आपकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सप्लाई उतना होगा नहीं तो महंगाई बढ़ जाएगी, आपके कोई नहीं, तो रेपो रेट 10% रखो, लोन बहुत महंगे दो, तो फिर कोई शॉपिंग नहीं करेगा, तो जीडीपी खराब हो जाएगा, जॉब चले जाएंगे, तो बीच में कहीं रखना है। अब अभी आरबीआई ने क्या रखा है 550। अब वो क्या बोला कि न्यूट्रल मोड में हूं, मतलब मैं दोनों साइड को देख के चलूंगा कि अगली बार मिलूं तो इस साइड की, इस साइड क्या करना है ताकि इंफ्लेशन भी काबू में रहे और जीडीपी ग्रोथ भी ठीक ठाक चलता रहे, इसलिए न्यूट्रल स्टांस रखा है। अभी ये जो स्टांस है मतलब समझो ये कोई अपना फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। आरबीआई ने ऐसा बोला तो ऐसा ही करेगी, कई बार उसने कम से कम 2 बार तो मुझे याद है इतिहास में ऐसा किया कि उन्होंने बोला एक चीज था, 2 महीने बाद मिले तो दूसरी चीज कर दी, क्योंकि 2 महीने में इकोनॉमी की सिचुएशन चेंज हो गई थी। तो दिस स्टांस इज नॉट लीगली बाइंडिंग, वो गाइडेंस देता है इन्वेस्टर्स को, बैंकर्स को, पर कंपलसरी आरबीआई उसको मानेगी ऐसा 2 महीने बाद कंपलसरी नहीं है। अभी इधर से जीपीएससी गुजरात लोक सेवा आयोग ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, पहले आप दिमाग में उतारिए फिर वोटिंग लाइन खोलते हैं। हाँ तो मित्रों आरबीआई जब ये न्यूट्रल स्टांस अपनाए तब को क्या लगता है क्या होगा? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। गोपी किशन, निखिल, वेदांत, महावीर, रूही, जितेश, शगुन, एस कुमार, देवेश, निधि, साक्षी, अनुज, राम, दर्शन, सचिन, श्रुति, मारियुष, प्रिया, सुमित, पद्मनाभ, नेहा, प्रतीक, स्नेहा, दीपक, संजू, रोहित, प्रशांत, आनंद, व्रज, कनिका, जयंत, ब्रिज, कुशाग्र, तन्वी, प्रिंस, जतिन, अभिनव, आयुष, फिर ऋचा, दृष्टि, अमल, सोहन, रोशन, अमर, विकास, नेहा, सलोनी, आकाश, करेक्ट आंसर्स। देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, न्यूट्रल गाड़ी मतलब बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है, दैट इज करेक्ट। दूसरा क्या कहता है कि स्टांस कब अपनाया जाता है? जब पॉलिसी की प्रायोरिटी इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को टारगेट करना, तो वही तो हमने देखा भाई कि दोनों साइड पर उसने देखना, इसलिए अभी न्यूट्रल रखा है, उसको देखते हुए यहाँ पर या वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। तो देयरफॉर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 70% लोगों ने करेक्ट किया, उसको बधाई। कुछ लोग क्या गलत दिशा में जाएंगे, गलत दिशा में यूजुअली कब जाएंगे? जब वो वकील बन जाएंगे, वो पहले स्टेटमेंट को वकील की तरह इंटरप्रेट करेंगे कि देखो न्यूट्रल स्टांस में तुम बोल रहे हो कि आइदर कैन कट और इंक्रीज, पर तीसरा भी तो हो सकता है ना, और इट में कीप इट अनचेंज्ड, तो इस कारण से तीसरा नहीं लिखा, इस कारण से ये गलत है। तो मित्रों उतना वो एग्जामिनर सोच के नहीं बनाता है, वो जनरल सेंस में बनाता है। एक वेब सीरीज है सूट्स, वो नहीं देखनी है, वो देख के आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि वो सूट्स सीरीज में क्या है, वकीलों की एक कंपनी है, तो वो मतलब कानून में एक एक वर्ड का ऐसा नुक्स निकाल के अपने क्लाइंट को बचाते हैं। दैट्स ओके, पॉलिटिकल एमसीक्यू तो ऐसे देखना है, इकोनॉमी है वो बनाने वाले, एमसीक्यू बनाने वाले जो प्रोफेसर हैं वो सूट्स वेब सीरीज को देख के नहीं बनाते, वो प्रॉबेबली पंचायत की फुलेरा गांव में क्या है ऐसी जनरल जनता को टारगेट करते हुए एमसीक्यू बनाते हैं। तो आपको उस दिमाग से सोचना है भाई उसका भी मानसिक स्तर इस लेवल के ऊपर उसने बनाया है, तो ही इज आस्किंग इन वेरी जनरल सेंस, एंड देयरफॉर द आंसर इज वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कोरोना में भारत सरकार और आरबीआई दोनों ने मिलकर बहुत सारे कदम उठाए। बेसिकली कदम क्या थे कि सस्ते लोन देंगे, और भी कदम थे, पर अगर आप जिस बनाओ तो 10 में से 8 काम ऐसे थे कि लोन सस्ते देंगे। तो वो क्या क्या चीजें थी उसकी कुछ समझ आपके हैंडआउट में दिया, अभी लोड नहीं लेना है, क्योंकि वो सारी चीजें पिलर 1 में कुछ पिलर 4 में हमें धीरे धीरे समझनी है। तो अभी जो हैंडआउट में कुछ आपको उसका दिखे तो लोड नहीं लेना है, वो सारे पर्टिकुलरली पिलर 4 और 5 तक कंप्लीट हो जाएगा, देन इट विल मेक सेंस टू यू कि क्या कर रहे थे। अभी कुछ बार हमने 3 स्टांस देखे और कुछ बार आरबीआई गवर्नर को लगे नहीं मुझे थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड दिखना है, तो वो कैसे वर्ड्स यूज करेंगे कि मान लीजिए पहले रेपो था 6, उसके बाद कोरोना में उन्होंने सस्ता कर दिया 4, तो स्टांस उनके कैसे रहे होंगे? 2020-21 में अकोमोडेटिव स्टांस थे कि लोन हम सस्ते कर रहे हैं। फिर 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध, तो स्वाभाविक है रेपो रेट ज्यादा करना पड़ेगा, तो 4 का बढ़ा के 6 करने लगे, तो इस साइड जा रहे हैं।
तो प्यार से बोल ही देते कि भाई कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है। लेकिन अगर ऐसा कहेंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो शेयर बाजार में आते हैं, वो उनको बहुत जल्दी हार्ट अटैक आ जाता है कि भाई आरबीआई ने कह दिया कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है तो लोन तो बहुत महंगे होंगे, तो फिर तो कोई कार नहीं खरीदेगा, तो हमने मारुति कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, भागो इधर से भारत के शेयर बाजार से। तो ऐसा मार्केट को शॉक नहीं हो जाए, इस कारण से गवर्नर क्या कहेंगे, वो ये नहीं कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है, वो क्या बोलने लगे कि वी आर डूइंग विड्रॉवल ऑफ द अकोमोडेशन, मतलब जो इस साइड जा रहे थे उसमें से हम इस साइड जा रहे हैं। तो इसे आप रिट्रीट भी तो बोल सकते हैं, पर रिट्रीट नहीं कि हमने ऐसा पीछे मुड़ किया है, नहीं, इसको हम बोलेंगे विड्रॉवल ऑफ द अकोमोडेशन है। तो समटाइम्स दे यूज सच सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स, तो उसका लोड नहीं लेना है, वो तो एमसीक्यू में क्या स्टेटमेंट दिया उस हिसाब से। पर यूपीएससी यूजुअली अगर कुछ पूछे तो भी आसान वाली ही इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग सोचती है या पूछना चाहती है, तो लोड नहीं लेना है। आगे ये जो कमिटी बनाई गई जिसमें आरबीआई के 3 और सरकार के 3 लोग हैं, इनको सिर्फ एक ही काम दिया है, रेपो रेट डिसाइड करो। बाकी कोई टूल वो डिसाइड नहीं करते कि सीआरआर कितना होगा, एसएलआर कितना होगा, वो कमिटी नहीं, वो आरबीआई गवर्नर खुद की मनमानी से, खुद के सोल डिस्क्रिप्शन से डिसाइड करते हैं। उस तरह बाकी जितने रूल्स रेगुलेशन है कि यूपीआई में ये 500 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं कि 1000 कर सकते हैं, सारे रेगुलेशंस आरबीआई गवर्नर अलग से अकेले बनाते हैं। कमिटी लुक्स आफ्टर ओनली वन थिंग एंड दैट इज रेपो रेट। लेकिन जब भी मीटिंग कंप्लीट होगी तो गवर्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो कमिटी का भी डिसीजन बताएंगे कि रेपो का ऐसा हुआ, और उसके अलावा खुद के भी डिसीजन एक साथ बता देंगे कि अच्छा चलो हम तो सीआरआर चेंज करें, एसएलआर चेंज करें, क्रेडिट कार्ड में ये रिफॉर्म ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल आप याद करें पिलर 1A1 में एक बार आरबीआई ने बिटकॉइन को बैन करने के लिए गेम खेला था कि कोई भी बैंकर क्रिप्टो करेंसी कंपनियों का अकाउंट नहीं खुलेगा, उसमें पैसा ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ये सब कमिटी ने डिसीजन नहीं लिया, ये सिर्फ और सिर्फ आरबीआई गवर्नर ने खुद से डिसीजन लिया होगा। एक फिटनेस ऐप है स्ट्रावा, वो ऐसा कि जब भी आप साइकिलिंग करो, जॉगिंग करो, उसका वो जीपीएस नक्शा ऐसा बना देगा, फिर आप अपने सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं, देखो आज तो मैंने 5 किलोमीटर जॉगिंग किया था ये वाले रूट पे। आपके तो बेस्ट चीज़ है। लेकिन फिर स्ट्रावा ने तब डेटा पब्लिक कर दिया, तो आप ये हीट मैप देखो, इससे क्या पता चलता है कि ये जो यूएस है इसमें स्ट्रावा ऐप करके जॉगिंग करने वाली पब्लिक ज़्यादा है, यूरोप के अंदर है, इधर साउथ अमेरिका में कुछ है, साउथ अफ्रीका में कुछ है, यहाँ तक तो समझ आता है। लेकिन फिर आप अगर जूम करें तो आपको अफगानिस्तान के अंदर भी इसका तो हीट मैप दिख जाता है कि अफगानिस्तान की पब्लिक भी स्ट्रावा ऐप करके जॉगिंग कर रही है। तो असल में समझो जो अमेरिकन सोल्जर्स अफगानिस्तान में पोस्टेड होंगे, वो पूरा दिन जब भी पेट्रोलिंग में निकलेंगे तो ये फिटनेस ऐप उन्होंने इंस्टॉल किया होगा, और स्ट्रावा ने क्या किया, ये सारा डेटा भी पब्लिक कर दिया। तो ये तो सिक्योरिटी को खतरा है, क्योंकि फिर तालिबान उन सोल्जर की मूवमेंट को ट्रैक करके अटैक कर सकते हैं, एम्बुश कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग देश, उनकी सरकार, उनके रेगुलेटर्स नहीं चाहते कि ऐसा सब डेटा सार्वजनिक हो। इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर किया कि उसके कोई भी सिपाही या उनके ऑफिसर्स Xiaomi के फोन यूज ना करें, क्योंकि उसका सारा डेटा चीन में जाता है और चीन हमें ट्रैक कर लेगा। उसी तरह सीआईए ने अपने ऑफिसर्स को बोला ह्यूए के फोन यूज मत करो। ये सब देखिए आरबीआई ने 2018 में ऐसा बोला कि देखो जितने बैंक्स हैं, जितने पेटीएम, फोन पे वगैरह हैं, उन्होंने भारत के कस्टमर का सारा डेटा भारत में ही स्टोर करना होगा, विदेशी सर्वरों में नहीं। भले विदेश का सर्वर आपको सस्ते रेंट पे मिलता हो, तो भी भारत के अंदर ही आपने, मतलब भारत के किसी सर्वर में आपने स्टोर करना है, अदरवाइज चीन इसको मिसयूज करें, हम नहीं चाहते। अभी ये जो मैंने आपको एक लाइन में बताया, इसमें से यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था। अब तो हालांकि मैंने हैंडआउट में से इसको डिलीट कर दिया क्योंकि मुद्दा बहुत पुराना हो गया। लेकिन आप ये क्वेश्चन पढ़े 40 सेकंड के लिए, फिर वोटिंग लाइन में खोलता हूँ। आरबीआई ने कहा भारत का डेटा भारत में स्टोर करो, तो आपको क्या लगता है क्या करेक्ट होगा? तो आपको क्या लगता है इसमें क्या उन्होंने बोला होगा असल में? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अंजलि, दीपक, अंकिता, अर्पित, तेजस्वी, आनंद, सुमित, दर्शन, गौरव, कविता, दृष्टि, वेदांत, रमन, राम, हिमांशु, कानन, गजेंद्र, आर्यन, सोनम, उज्जवल, जयंत, महावीर, कविश, विनीत, मयंक, रितेश, मोहित, आदित्य, अंश, अदिति, नियति, श्रुति, जाहिदा, प्रबल, सलोनी, दीपिका, सचिन, अमल, विकास, सोहन, अमर, रोशन, नेहा, खुशबू, आकाश, वैभव, कृष्ण, आदर्श। करेक्ट आंसर्स। देखिए पहला तो करेक्ट है कि भारत के कस्टमर का डेटा भारत में स्टोर करो। दूसरा क्या बोलता है कि ये सारा डेटा आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब जैसे ओएनजीसी, एनआईसी, ऐसी कोई सरकारी कंपनियां, सरकारी संस्था के सर्वर में ही स्टोर करना है। भले इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, उसके सर्वर में स्टोर नहीं करना भारत में हो तो भी। तो ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने क्या बोला, भारत में रखना है। अब आप सरकारी कंपनी के सर्वर में रखोगे, इंफोसिस, विप्रो के प्राइवेट कंपनी के सर्वर में रखोगे, पेटीएम का अपना बिजनेस प्लान हो सकता है। तो सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड क्या कहता है कि इन सबने हर साल पूरा डेटा सीएजी को सौंपना होगा। भाई पहली तो बात ये कि आरबीआई खुद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, तो सीएजी को क्या काम करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आरबीआई उसको नहीं बोल सकता कि देखो मैंने ये पेटीएम को बोला है कि ये बच्चे ने अभी पानी पूरी खाया, उसका 10 रुपए का उसने भेजा कि नहीं, तो आप इसको ऑडिट करके बताओ कि सही था कि नहीं। तो भाई उसको कोई और काम है कि नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सीएजी का ये काम, सीएजी का काम क्या है वो पॉलिटी में पढ़ लेना कि बजट के अंदर जो पैसा मंजूर हुआ है अलग अलग सरकारी योजनाओं के लिए, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने वो पैसा सही से यूज किया कि नहीं, उसमें करप्शन हुआ कि नहीं, ये सारा रिपोर्ट उन्होंने पार्लियामेंट में देना, वो उसका काम है। किसने पानी पूरी का पैसा कितने को भेजा और कैशबैक टाइम पे आया कि नहीं, उसका काम है नहीं। तो थर्ड इज रॉन्ग। तो बाय एलिमिनेशन द आंसर विल बी ए वन ओनली। यार मतलब ये मैंने इसलिए क्वेश्चन रखा कि ऐसे भी डिसीजन आरबीआई लेती है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम नहीं है, ये गवर्नर खुद से लेते हैं। हैंडआउट में से मैंने क्वेश्चन हटा दिया, क्योंकि समझो इतना मैं पेश करूंगा तो आधा पैराग्राफ आपका चला जाए, मतलब एक पेज का 30% इसी में चला जाएगा, जबकि फिर से ये रिपीट हो, ऐसा मुझे लगता है रिपीट भी हो, तो मैंने अभी आपको बता दिया था एलिमिनेशन से कर ही सकते हैं। तो आई हैव रिमूव दिस फ्रॉम हैंडआउट। यार इसके अलावा बहुत सारे और टेक्निकल अनाउंसमेंट आरबीआई करते रहती है, वो हमारे लिए काम करें। व्हाट इज एवरेज रेशियो गाइडलाइन, पूछा थोड़ा टास्क फोर्स ऑन ऑफशोर रुपी मार्केट, मतलब ये तो इतने साल से है कि उसका हिसाब नहीं है, पर ये सब अपने लिए काम करें, सो नॉट वेस्ट टाइम। तो बाय मंथली अपडेट्स के ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्सटर्नल बेंचमार्क फार्मूला और उसके बाद और चीजें भी समझनी है। ब्रेक में आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. One more minute. Ten more seconds. हाँ तो मित्रों, इनमें से कौन सी चीजों से भारत की इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। अभिषेक, हरभजन, गोपी किशन, हिमांशु, सोनिका, खुशी, प्रबल, गौतम, जयंत, लोबजेंग, रोहित, जानवी, फलक, आस्था, गौरव, रितेश, नेहा, स्नेहा, हमजा, सचिन, रूही, कौशल, ईशा, दृष्टि, जहीदा, अंकिता, दीपक, तन्वी, रौनक, परिधि, निधि, अदिति, अग्रवाल, भार्गव, अभय, ये सब लोग फिर अमल, विकास, सोहन, रोशन, अमर, वैभव, आकाश, खुशबू, आशुतोष, कौशिक एंड करेक्ट आंसर्स। देखिए 4-5 स्टेटमेंट लिखे तो क्या करना है, आप टारगेट करो कि 100% करेक्ट या 100% रॉन्ग क्या है, उसको मैं पिकअप करूँ, उस हिसाब से कुछ मैं एलिमिनेट करूँ। दैट शुड बी द अप्रोच। अब देखिए, जैसे चौथा स्टेटमेंट क्या बोला है, सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। वैसे क्या बोला है कि आरबीआई गवर्नर के पास 20 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जनता के पास 30 करोड़ रुपया पड़ा है और गवर्नर उनको बेच रहे हैं, मतलब वो ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसी कुछ बात कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये 20 करोड़ तो इस साइड आ गए और जनता के पास बचे 10 करोड़, तो मनी सप्लाई तो कम हो गया ना, मनी सप्लाई नॉट इंक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज एक्चुअली। यानी फोर्थ तो डेफिनेटली रॉन्ग है, सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। तो इस हिसाब से बी चला गया, डी चला गया। सो नाउ वी आर 50-50, ए हो सकता है नहीं तो सी हो सकता है। दोनों में फर्स्ट स्टेटमेंट कॉमन है तो उसको तो चेक भी नहीं करना है। एवरीथिंग बॉयज डाउन की थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। और क्या बोलता है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो आप याद करें कि आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट वो मनी कैसे इशू करता है कि एक तरफ एसेट्स हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटी है। कि मान लो आरबीआई के पास 10 रुपए के गोल्ड कॉइन है, 10 रुपए की फॉरेन सिक्योरिटी, 10 रुपए की इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 10 रुपए के कॉइन्स हैं, तो 40 रुपए सर्कुलेट हुए होंगे। ये कैसे, ये हम लोग फ्राइडे लेक्चर में समझ चुके हैं। अब ये क्या बोलता है कि अगर सरकार ज्यादा पैसा उधारी मिले, मतलब 10 का 20 कर दे, तो इधर भी 40 का 50 हो जाएगा। क्योंकि इस साइड अगर इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बढ़ रही है तो सर्कुलेशन में आरबीआई ने इतना पैसा भी तो दे दिया ना, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया, जो सरकार के पास चला गया, सो मनी सप्लाई विल इंक्रीज। यस, तो इसलिए थर्ड इज आल्सो करेक्ट। तो 1 एंड 3 इज करेक्ट। मतलब आप ऐसे विजुलाइज करो, आरबीआई की तिजोरी में जो पैसा पड़ा है वो आरबीआई से दूर चला जाए किसी के पास, वो कौन सी सिचुएशन में हो रहा है, फर्स्ट में भी हो रहा है और थर्ड में भी। तो आंसर विल बी सी, 1 एंड 3। तो बाय एलिमिनेशन मेथड आंसर इज सी। अभी कुछ लोगों को ये सवाल होगा कि भाई तुमने सेकंड स्टेटमेंट को कंसीडर क्यों नहीं किया, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। अभी तुमने गुरु शुक्र में तुम समझा रहे थे कि व्हेनेवर पब्लिक डिपॉजिट द मनी, तो वो डिपॉजिट लोन करके जाएगा तो मनी मल्टीप्लाई बढ़ेगा, मनी मल्टीप्लाई बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, ऐसा तुमने सिखाया था। तो सेकंड स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। पर तकलीफ मित्रों ये है कि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, 1, 2 एंड 3 साथ में दिया हुआ, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो जब 1, 2 एंड 3 साथ में नहीं है तो कम खराब क्या होगा, 1 एंड 3। सो वी हैव टू पिक लेस बैड ऑप्शन। यार इसका जवाब ऑफिशियल, क्योंकि सौ के पूछा तो सब कोचिंग वालों की अलग दिशा में आंसर की जाएगी। अल्टीमेटली ऑफिशियल आंसर की क्या बोलती है, सी इज द आंसर। तो ऐसे प्रश्न आए तो क्या करना चाहिए, आपका जो एलिमिनेट हो सकता है उसे एलिमिनेट करके जो बचे उसमें जो आपको लेस रॉन्ग, कम खराब लगता है, उसे टिक करना है। 100% एक्यूरेट जवाब ढूंढने जाओगे वो आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बैठेगा नहीं, तो जो कम खराब है उसको ही राइट मानना है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं पर पेयर वाला सवाल पूछते तो क्या होता, तो पेयर वाला सवाल होते तो मैं अपने हाथ सरेंडर कर देता, मुझे जो लगता है उस हिसाब से मैं 1 2 3 मतलब 3 स्टेटमेंट करेक्ट ऐसा मैं सोचता। बाकी तो भगवान मालिक है, मतलब एक साल बाद आंसर किया तभी कोई पक्का बोल सकता है उसका क्या जवाब होता। तो ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, एलिमिनेशन करके जो हो जाएगा बना देना है। अगर आपको लगे कि एक से ज्यादा सवाल के जवाब पॉसिबल है, अब तकलीफ क्या, पेयर वाले में तो आप साबित नहीं कर सकते जब तक आंसर की ना है, तो बाकी कोई हो कि ये है सी है, दो जवाब हो सकते हैं। अगर ऐसा आपको लगे तो जैसे ही एग्जाम खत्म होती है आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर एक लिंक होता है, वहां पर आप विदिन 1 वीक, एक हफ्ते के भीतर कंप्लेन कर सकते हो। तो कंप्लेन कर देनी है उस हिसाब से यूपीएससी फिर अगर आपका बात सही होगा तो वो क्वेश्चन कैंसिल कर देगी। जैसा इस बार 2-3 सवाल कैंसिल किए थे 2024 साइकिल में। और भी प्रश्न है वो हम दूसरे ब्रेक में सॉल्व करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने बाय मंथली अपडेट्स देख लिए। नेक्स्ट मुद्दा आता है एक्सटर्नल बेंचमार्क। देखिए कोई भी धंधा अगर हम शुरू करें, कॉस्ट प्राइस है कि मैंने सपोज वीट यानी गेहूं खरीदे 20 रुपये में, फिर मैं उसका आटा बना के उसमें 5 रुपये प्रॉफिट के साथ 25 रुपये में वीट फ्लोर बेचना शुरू करूँ, तो यस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस, सिंपल बात है। तो उसी तरह बैंकर भी जब आपको लोन देता है तो उसने भी सोचना चाहिए कि मेरा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल लोन इंटरेस्ट रेट, कि मेरा कॉस्ट प्राइस है 6%, मुझे प्रॉफिट है 2%, तो लोन इंटरेस्ट में रखूंगा 8%। हाँ तो ऐसा फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन बैंकर्स का ये फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा रिफाइंड होता है, उसके साथ जुड़े अलग अलग कंसेप्ट है। एक्सटर्नल बेंचमार्क, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, बेस रेट, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, वो क्या है अभी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू करें बेंचमार्क, एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है। वो ऐसा है कि कोई बैंक अपना लोन इंटरेस्ट रेट कैसे तय करता है। आरबीआई ने तो रेपो तय कर दिया, उसके 6 नंबर की कमिटी ने, लेकिन नीचे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वो कैसे तय करेंगे कि हमें कार लोन का क्या भाव रखना है। तो उनकी फॉर्मूला ये होती है एक्सटर्नल बेंचमार्क प्लस स्प्रेड मतलब प्रॉफिट प्लस रिस्क प्रीमियम इक्वल लोन इंटरेस्ट रेट।
फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल बेंचमार्क में वो चुनेंगे, मान लो कि हमारा एक्सटर्नल बेंचमार्क है रेपो, तो वो लिख देंगे रेपो क्या चले मान लो 4%, फिर हमें प्रॉफिट चाहिए 2%, और जिसको हम लोन दे रहे हैं उसका रिस्क ज्यादा है तो उसका हम 1% प्रीमियम रखेंगे, 4 × 6 + 1 7% ब्याज पे हम इस आदमी को लोन देंगे। अब यहाँ समझो चेंज कब होगा, अगर आरबीआई आगे चल के रेपो रेट चेंज करके 6 कर दे तो ये 2% बढ़ गया तो आपका लोन का इंटरेस्ट रेट भी 7 + 9% हो जाएगा। तो इस प्रकार से आरबीआई नीचे मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। तो बेंचमार्क यहाँ पर रेपो रेट भी लिया जा सकता है। आरबीआई ने अलाउ किया कि देखो तुम 91 डेज की मैच्योरिटी वाले ट्रेजरी बिल उसकी यील्ड को भी आप रख सकते हो, 182 डेज वाले ट्रेजरी बिल की यील्ड को भी रख सकते हो। बॉन्ड यील्ड क्या कल देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशन में, उस प्रकार की ऐसी वेबसाइट है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया वेबसाइट, उसमें ऐसा कोई और भी बेंचमार्क लिखा हो तो उसे भी बैंकर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बेंचमार्क यूज किया तो बस उसी को पकड़ के रखना है और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क मान लो हमने पकड़ लिया रेपो रेट, वो जो भी है अभी मान लो 5% चल रहा है, ट्रेड या प्रॉफिट मार्जिन बैंकर तय करे अच्छा मुझे 2% प्रॉफिट चाहिए। फिर रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का लोन एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल होम लोन का रिस्क कम होता है, डिफॉल्ट का मतलब जिसने मकान लोन का लोन लिया तो समझो वो भागेगा नहीं, वो मकान का लोन चुकाएगा, और नहीं चुकाएगा तो आप मकान बैंकर्स अटैच कर लेंगे, नीलामी कर देंगे। ऑन द अदर हैंड बाइक का लोन जिसको दिया उसका रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि वो कोई बाबू सोना टाइप हो कि सैयारा मुझे देख के मेरे को भाग जाना घर से, तो फिर वो लोन चुकाएगा कि नहीं, और उसका बाइक है उसको अटैच भी कर लो तो आप जानते हैं उसका रीसेल वैल्यू कम रहती है। तो इन दैट केस बैंकर में से नहीं तुम्हारा 3 नहीं तुम्हारा 5% रिस्क प्रीमियम है फॉर द बाइक लोन्स। देन टाइप ऑफ बोरोवर, कोई व्यक्ति कहे मैं इन्फोसिस टीसीएस में नौकरी करता हूं, हर महीने मेरा 50,000 सैलरी है, तो बैंकर उसको कम रिस्क का साइन किया भाई सेफ हो तुम आदमी। कोई कहे मैं टिकटॉकर हूं, तो फिर बैंकर के तुम्हारे को 10% रिस्क प्रीमियम करना पड़ेगा, क्योंकि टिकटॉक बंद हो गया तुम कमाओगे कहां से, लोन कहां से चुकाओगे। तुम्हारी पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, मतलब उसका स्कोर रहता है सिविल स्कोर कि तुमने पुराना लोन चुकाया था कि नहीं, उसका पूरा उनके पास लेखा जोखा रहता है। तो 3 फैक्टर एक्सटर्नल बेंचमार्क, ट्रेड एंड रिस्क प्रीमियम, ये 3 को ऐड करेंगे तो जो भी मिले वो लोन इंटरेस्ट रेट है। अभी यहाँ पर हर 3 महीने पर आरबीआई ने कहा है कि बैंकर ने अपना ये डेटा शीट अपडेट करनी होगी। आप समझिए एक्सटर्नल बेंचमार्क कुछ रखा है अपने रेपो स्टेट बैंक ने। अब आप जानते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2-2 महीने पर इसको तो अपडेट करेगी, और बैंकर को क्या बोला है कि तुमने हर 3-3 महीने पर डेटा अपडेट करना है। तो इससे फायदा क्या है कि जब भी आरबीआई ऊपर कुछ काम करेगी तो 3 महीने बाद नीचे कुछ तो आपको फर्क दिख जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने सबको बोला है कि तुमने ये डेटा फीड करके 3-3 महीने पर ये अपना रेट अपडेट करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट स्प्रेड या प्रॉफिट मार्जिन, तो एक बार जो लोन दे दिया और बैंकर ने बोल दिया 2%, तो बाद में बैंकर इस वाले इंडिकेटर को चेंज नहीं कर सकता कि नहीं अभी तो लाइट बिल हमारा ज्यादा आ रहा है तो हम ज्यादा आपसे प्रॉफिट चाहते हैं, ऐसा नहीं बोल सकता। एक बार आपका लोन अप्रूव हो गया, आपको लोन मिल गया, फिर वो बैंकर प्रॉफिट मार्जिन चेंज नहीं कर सकता। और रिस्क प्रीमियम बैंकर इसे चेंज कर सकता है। मान लीजिए आपने जब जॉब लिया था तब आप इन्फोसिस में काम कर रहे थे, फिर आपका जॉब चला गया, तो अगर बैंक को ये पता चले तो फिर वो कह सकते हैं तुम्हारा रिस्क ज्यादा बढ़ गया है, तो 3 में अब से हम 4 कर देते हैं। तो यस दैट इज पॉसिबल। और फिर उस हिसाब से हर 3-3 महीने पर आपके नए जो लोन आप अप्लाई करोगे उसका भी इंटरेस्ट चेंज होगा, और आपका पास्ट लोन पुराने लोन का भी आपको चेंज हो जाएगा। मतलब ये ऐसी बात है कि सपोज पहले एक्सटर्नल बेंचमार्क के रूप में रेपो था 6 और आपने जो लोन लिया था आपको ब्याज में आ रहा था 9%, अभी आरबीआई ने इसको कम कर दिया मान लो 5, तो ये भी आपका फिर एक्जिस्टिंग जो बोरोवर है उसको भी फायदा हो जाएगा कि उसने आप जो किस्तें भरनी है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो 9 की जगह 8 की उसको इंटरेस्ट लगेगा। अब ये जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है, जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया, बैंकर ने अप्रूव किया और बोला था कि रेपो को हम लिंक करें, तो फिर उसने हर बार रेपो का ही नया डेटा चेक करना है। बीच में से बैंकर ऐसा नहीं बोल सकता कि देखो हमने T20 खेलना तो शुरू किया, लेकिन हमारा स्कोर उम्मीद के हिसाब से 20 ओवर में नहीं बना, तो हमको अभी इसको कन्वर्ट करके टेस्ट मैच कर देते हैं, इसको एक्जिस्टिंग मैच को T20 से टेस्ट मैच कर देंगे, 3 दिन तक खेलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। रेपो का तो रेपो ही रखना पड़ेगा, फिर बीच में ये नहीं बोल सकता नहीं अब इसमें मजा नहीं आ रहा है तो आपका जो लोन है एप्लीकेशन भले हमने पास कर दिया लेकिन अब से गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड के हिसाब से हम करेंगे। नो, टीवी चैनल नहीं है कि मन मर्जी तब बदल दिया, एक बार लोन पास हो गया तो उसमें जो इंडिकेटर है बस उसी का डेटा अपडेट हो सकता है, इंडिकेटर बदला नहीं जा सकता। तो एसबीआई कैन नॉट चेंज द बेंचमार्क आफ्टर गिविंग द लोन, आफ्टर गिविंग द लोन वो केवल उसका डेटा ही चेंज कर सकता है, ये नहीं कह सकते चार मुझे नहीं मजा आ रहा है तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड लिख देता हूं, नॉट पॉसिबल। तो ये एक बात हमने की। और एक्सटर्नल बेंचमार्क उसका डेटा अपडेट करेंगे, स्प्रेड या प्रॉफिट मार्जिन एक बार करने के बाद चेंज नहीं कर सकते, रिस्क प्रीमियम चेंज हो सकता है अगर क्लाइंट का जॉब चला गया वगैरह। तो इससे क्या फायदा, जब भी आरबीआई ऊपर रेपो चेंज करता है तो उसका नीचे ट्रांसमिशन हो जाता है, नीचे भी कस्टमर को उसका फायदा या नुकसान हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द लोन टेकर्स, ये वाली चीज 2019 से अमल हुई, तभी जाके बैंक लोन पे ये नहीं लगती है, सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ लोन्स पे ही लगती है। जैसे पर्सनल लोन्स, पर्सनल लोन मतलब कि मेरी शादी है उसके लिए मुझे लोन चाहिए, या मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है उसका लोन चाहिए, ऐसी कुछ बात है। रिटेल लोन मतलब बाकी जो चीजें जैसे होम व्हीकल, कार लोन वगैरह। फिर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइज मतलब छोटे उद्योग, उनको जो लोन दिए गए, इनके लोन में ये वाली फॉर्मूला लगती है। तो मतलब समझो अगर अदानी ये कहे कि मुझे 5,000 करोड़ का लोन चाहिए, मुझे बहुत बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी खोलना है, तो उस केस में ये एक्सटर्नल बेंचमार्क फॉर्मूला नहीं लगेगी, वहां पर बैंक अपना अलग से असेसमेंट करेगा कि मुझे क्या लोन इसको देना चाहिए। इसमें न्यू बोरोवर को फायदा है, हाँ, ओल्ड या एक्जिस्टिंग बोरोवर को भी फायदा है, क्योंकि उसका भी 3-3 महीने पे इंस्टॉलमेंट चेंज हो सकता है, कम हो सकता है अगर आरबीआई रेपो रेट कम करता है। अब ये जो अभी की मैंने आपको सिस्टम बताई एक्सटर्नल बेंचमार्क, ये 2019 से आई, इससे पहले कुछ और चीजें थी जैसे एमसीएलआर, वो ऐसी फॉर्मूला थी लेकिन कुछ टेक्निकली उसमें अलग था, उससे पहले बेस रेट वाली थी, उससे पहले कुछ और थी। अब आप समझो किसी ने ये पुरानी फॉर्मूला में लिया हो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट में मान लो 2015 में लोन लिया हो, और उसने होम लोन लिया हो जिसका और 15 साल तक उसको चुकाना हो, तो 2030 तक इंस्टॉलमेंट चलेंगे, तो वो वाले लोग कहने ये नया वाला सिस्टम हमें अच्छा लगता है, हमें इसमें शिफ्ट होना है, तो वो शिफ्ट हो सकते हैं। उन्होंने बैंक में कुछ फीस भरनी होगी और वो अपना लोन अकाउंट चेंज करा सकते हैं कि हमें ये नए वाले सिस्टम में आना है, तो यस दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो इवन पास्ट क्लाइंट्स कैन चेंज देयर लोन अकाउंट टू एक्सटर्नल बेंचमार्क आफ्टर पेइंग सम फीस, अगर उनका अभी भी लोन का वो अकाउंट चल रहा है, पे करना बाकी है। इसमें और भी लोगों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसमें बहुत दिमाग रखने को लगाना नहीं, जो मैंने बताया वो 4-5 मुद्दे याद रखने। एक्जिस्टिंग बोरोवर का भी फायदा है क्योंकि 3-3 महीने पे अपडेट होगा, तो आपने पूरा ये पहले भी लोन लिया 2024 में, 25 में आपको कम इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, जब एडजस्ट हो जाएगा आपके, तो बहुत बेस्ट चीज है मित्रों, ये बेस्ट है तब तक जब तक रेपो कम किया जाए, अगर रेपो बढ़ा दिया जाए तो फिर आप लंबे हो जाएंगे। देखिए लोन इंटरेस्ट जो होते हैं 2 जात के होते हैं, कुछ होते हैं लोन इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड, कि आपने कार लोन लिया और आरबीआई मतलब जो बैंकर है बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह उसने कहा देखो एक्सटर्नल बेंचमार्क में ये वाला हमारा ऑफर है, अगले 5 साल के लिए 10% भरो, तो ये तो फिक्स हो गया, रेपो के साथ लिंक नहीं है। या वो आपको दूसरा ऑफर दे कि फ्लोटिंग वाला, मतलब जो फिक्स नहीं है बदलते रहे, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल बेंचमार्क वाला, ऐसा लोन रख सकते हैं। वो क्लाइंट की मर्जी है उसको कौन सी वाली सिस्टम में जाना है। अब ये फ्लोटिंग वाले में तकलीफ कब होगी कि लोन लेने के बाद अगर आरबीआई रेपो बढ़ा देगी
तो आपका भी ब्याज दर बढ़ जाएगा और आपको इंस्टॉलमेंट ज्यादा भरना पड़ेगा। अब ऐसा हुआ, देखिए 2020 कोरोना में रेपो कितना था, 4%। तो किसी ने उस वक्त लोन लिया हो, फिर मैंने आपको 2022 में यूक्रेन युद्ध के चलते आरबीआई ने बढ़ाते बढ़ाते रेपो तो 650 कर दिया, तो ये तो लगभग 2% से भी ज्यादा आपका ब्याज बढ़ गया। तो दिस वुमन सेज मैं तो फंस गई, आई एम स्टक, क्योंकि मैंने फ्लोटिंग लोन लिया था और फिर आरबीआई ने रेपो बढ़ा दिया, तो मुझे तो बहुत ज्यादा इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। तो दिस प्रॉब्लम कैन ऑल्सो हैपन। इस वक्त आरबीआई ने देखा कि बात तो सही है, इन लोगों ने लिया था जब 4% था और हमने तो बहुत रेपो बढ़ा दिया, ये लोग फंस गए हैं। तो ऐसे कस्टमर को दो ऑप्शन दिए जाए। एक होगा कि आप अपना वीडियो गेम रीसेट कर दो, कि तुम ये फ्लोटिंग वाले से हटाकर अपना अकाउंट फिक्स्ड वाले में चले जाओ, कि फिक्स एक तय कर देते हैं 10% देना है, 12% देना है, ताकि हर बार चेंज हो तो आप फंस नहीं जाओ। वो बैंकर और क्लाइंट उनका अपना वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। या दूसरा ऑप्शन दिया जाए इन क्लाइंट्स को, जो आरबीआई ने अलाउ किया, वो है फोरक्लोजर। फोरक्लोजर मतलब मान लीजिए आपने 2015 में लोन लिया था, 2030 में चुकाना था धीरे धीरे, आप कहें मैं 2025 में ही दे देता हूँ सब, तो ऐसा भी इनको अलाउ कर दो तुम, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। अब आपके फोरक्लोजर में फायदा क्या है, आप समझिए ये जो बैंक के लोन होते हैं नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज पे ब्याज चढ़ता है। तो आपके जितना लंबा लोन आपने लिया है 2015 से लेकर 30 तक, तो आपको बहुत कंपाउंड इंटरेस्ट रेट चढ़ जाएगा। आपके मैं 25 में ही चुका देता हूँ बाकी जितनी रकम है, तो ये 25 से 30 तक जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ना था उसमें आपका कुछ फायदा हो जाए। आपको सब आदमी के पास उतना पैसा होता फिर वो पहले भर देता, तो इतना लंबा लोन भी नहीं लेता। पर आरबीआई को क्या दिखाना है पीआर के लिए कि देखो हम तो मदद भी करते हैं बोरोवर्स की, तो हम तो फोरक्लोजर भी अलाउ कर रहे हैं। भाई उसके फोरक्लोजर के होता तो वो लेता ही क्यों इतना लंबा लोन, क्या। तो ये सब एक एक लाइन में चलते रहता है, इसका कभी लोड नहीं लेना है, बेसिक जो समझना था हमने समझ लिया। तो वी आर डन विद एक्सटर्नल बेंचमार्क, ये है 2019 से। तो स्वाभाविक इससे पहले क्या होगा, पुराने स्टाइल के आईफोन हो गया, आईफोन 5, 6, 4 वगैरह, जो पुराने हैं उसको हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, वो एक लाइन में जान लिया ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं वो काफी है। फॉर एग्जाम्पल मतलब समझो ये वाले जो भी फॉर्मूले थे, आरबीआई को लगा ये इफेक्टिव नहीं है, इससे मैं रेपो चेंज करता हूं तो नीचे मार्केट में कोई असर नहीं दिखा है, इसलिए उसने चेंज करके नई सिस्टम को लेके आया। अब ओल्ड फॉर्मूला समझो डिसकंटिन्यू नहीं हुए, जो मैंने आपको बताया कि किसी ने मान लो 2010 में बेस रेट वाला लोन लिया हो और उसका होम लोन का 30 साल का पीरियड हो, तो वो तो अभी भी चालू ही होगा, तो वो बैन नहीं हो गया, वो उस क्लाइंट की मर्जी है, वो फी देके नए सिस्टम में आ सकता है। अब क्योंकि ये पुरानी सिस्टम मतलब वो तो खास चर्चा में है नहीं, तो इसके पीवाईक्यू हम सॉल्व नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पुरानी सिस्टम थी एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, अब वो 2016 में पूछा था, उसको हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो तो सिस्टम अब खत्म हो गया, मतलब चालू भी तो इट इज डिफॉल्ट, उसका कोई महत्व है नहीं, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। ऐसा वो कहीं लिखे और किताबों में तो उसका लोड नहीं लेना है, जवाब उसका था सी बोथ करेक्ट बट विल नॉट वेस्ट टाइम लर्निंग दैट। तो 2019 में एक्सटर्नल बेंचमार्क आया, उससे पहले 2016 में एमसीएलआर था, उससे पहले 2010 में बेस रेट था, उससे पहले बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट था, उससे पहले नरसिम्हम कमेटी का कैसे ऐसा करना चाहिए, उससे पहले राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम में सरकार खुद डिसाइड करती थी कि लोन इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए, कि किसान बहुत गरीब बैंक को 4% में 3% ब्याज में लोन दो, लेकिन उसके चलते सरकारी बैंकों का बहुत लॉस हो रहा था, क्योंकि सरकार तो स्वाभाविक है चुनाव जीतने के लिए हमेशा कहेगी लोन सस्ते रखो। इसलिए फिर बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस हुई, तो 1991 में नरसिम्हम कमेटी बनी, उसने कहा कि देखो ऐसा सरकार डिसाइड ना करे, वो ये इंपार्शियल फार्मूला डिसाइड करे, इस कारण से लोन इंटरेस्ट रेट के ये फार्मूला अलग अलग समय पे बनाए गए। तो वो सब पुराना इतिहास बहुत जानना नहीं हमें। अब आगे प्रश्न ये होगा कि भाई इतना सब चल रहा है, तो फिर इन्फ्लेशन काबू में क्यों नहीं रहता, क्योंकि कुछ बार 6% हो जाता है, 7% हो जाता है, तो व्हाई दैट हैपेंस। तो आरबीआई केवल डिमांड कंट्रोल कर सकती है, सप्लाई को बढ़ा नहीं सकती। अब जैसे अल नीनो ज्योग्राफी में कुछ ऐसी घटना होती है कि साउथ अमेरिका और पेरू के अंदर वो ओशन करंट उसका गर्म या ठंडा हो जाता है, भारत में मानसून कम आता है, उसके चलते ही अगर पैदावार कम हो तो आरबीआई क्या कर सकता है। देन जियोपॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल इशू, रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टाइन, इजराइल ईरान, ये सब के चलते क्रूड ऑयल का भाव बढ़ जाए, इंपोर्टेड फर्टिलाइजर का भाव बढ़ जाए, करेंसी एक्सचेंज रेट गलत हो जाए कि 75 की जगह 85 रुपीज देने पर $1 मिले, तो आरबीआई बेचारा क्या कर सकता है। ये सब के चलते महंगाई तो आ जाती है भारत में। सप्लाई बढ़ाने के लिए मतलब कोई भी चीज का सप्लाई, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कुछ भी आपको फैक्ट्रियां चाहिए, फैक्ट्रियों को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें खुद की समस्याएं हैं। अब जैसे रोड में इतने गड्ढे हैं, बड़ौदा में पूरा ब्रिज गिर गया और भी जगह ब्रिज गिर गए, तो टाइम पे सप्लाई पहुंचेगा नहीं, तो महंगाई बढ़ेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। दिल्ली में आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो 40 डॉक्यूमेंट देने पड़े, पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए तो सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट देने पड़े, तो फिर फैक्ट्री कोई खोल भी कैसे सकता है। तो प्रोडक्शन एंड सप्लाई कैन नॉट इजीली इंक्रीज लाइक दैट। देन फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकार खुद से बहुत सारा पैसा लोन में ले ले। जैसे अभी आप जानते हैं महाराष्ट्र में एक योजना है लाड़की बहन योजना, अब उसमें बात कैसी है कि महिलाओं को मान लीजिए 1500 रुपीज दिए जाए, तो किसके लिए, वीमेन के लिए है। अभी कुछ स्कैम ऐसा मैं दो में देख रहा था, 14,000 मेन पुरुष, उन्होंने भी फेक आईडी बना के पैसा ले लिया है, और महाराष्ट्र सरकार ने क्या ये योजना चलाने के लिए उधारी में पैसा लिया होगा। तो जब ऐसा उधारी में पैसा लेके किसी को मुफ्त में दे दिया जाए, अब ये 14,000 पुरुष उसका क्या करें, वो 1500 रुपए से वो मान लो ऑनियन खरीद रहे हैं, विमल गुटखा कुछ खरीद रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। या इन लोगों ने चलिए कुछ और पैदा किया था, ये 14,000 पुरुषों ने, चलो उन्होंने कपास या मकई या गेहूं कुछ पैदा किया था, तब यहाँ ठीक है उन्होंने मेहनत का कमाई और मेहनत का उड़ा रहे हैं, दैट इज नॉट हैपनिंग, तो इम्बैलेंस है, इससे और महंगाई बढ़ती है। तो हमेशा जब सरकार फिस्कल डेफिसिट करती है, मतलब उधारी में पैसा लाके आगे सब खेल करती है, खासकर ऐसी योजनाएं चलाई जिसमें जनता के हाथ में पैसा बढ़ा देती है, लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़े तो महंगाई और बढ़ सकती है। उसी तरह पॉपुलिस्ट लोन वेवर्स, मतलब सरकार कर्जा माफ कर दे, तब भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि मनी सप्लाई की सारी इक्वेशन गड़बड़ हो जाएंगे। क्योंकि आप समझो मनी मल्टीप्लाई कैसे काम करता है, डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन। अब किसान ने लोन लिया है तो उसने वापस चुकाना चाहिए, तब ये टिक टिक चलता रहेगा। सरकार कभी ये कहे कि किसानों का कर्जा माफ, आप कहे तो सरकार उसके बदले बैंकों का लॉस हुआ उसका पैसा दे देगी, अब वो दे देगी तो समझो वो बिना मेहनत का पैसा जा रहा है, एंड देयरफॉर इट विल डिस्टर्ब द इक्वेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये जो हमने मनी मल्टीप्लायर देखा था थियोरेटिकली कितना होना चाहिए 25 टाइम्स, अगर सीआरआर 4% है तो, जबकि रियल लाइफ में ये कितना 5 to 6 टाइम्स ही है। क्यों, सब लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है। ये जो डिजिटल या लेस कैश वाली इकोनॉमी है, उसे भी हमें मनी मल्टीप्लायर ग्रो करने में मदद कर सकती है, क्योंकि आप बैंकों से कैश विड्रॉ करके खर्च करोगे तो मल्टीप्लायर को नुकसान होता है, लेकिन अगर डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा होता है, बैंकों से कैश विड्रॉ नहीं करोगे तो डिपॉजिट लोन एक्टिविटी अच्छी चलेगी। लेकिन 100% अभी अपना डिजिटल इकोनॉमी हुआ नहीं है, इस कारण से मनी मल्टीप्लायर बेस्ट हुआ नहीं है। वी आर स्टिल अ कैश इंटेंसिव इकोनॉमी, और उसमें भी ब्लैक मनी का प्रभुत्व, कि जहां पर ये रियल एस्टेट बिल्डिंग वगैरह खरीदी जाए कैश में खरीदी जाए, तो वो तो सब पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर रहता है। मान लीजिए किसी बिल्डर ने मिनिस्टर को 5 करोड़ रुपए दिए जमीन का अलॉटमेंट क्लियर कराने के लिए, तो फिर बिल्डर आपको सस्ते में फ्लैट थोड़ी बेचेगा, उसे भी अपना ब्राइब का इन्वेस्टमेंट रिकवर करना है। अब ऐसी सिचुएशन में आरबीआई चाहे कितना रेपो रेट चेंज कर दे, मकान सस्ते तो हो नहीं सकते। अमेरिका में आप जानते हैं उनकी पब्लिक में सेविंग की हैबिट थोड़ी कम है, तो उनको जो पैसा आया या तो वो सारा उड़ा देंगे, और नहीं तो वो शेयर मार्केट या पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वो बैंकों में बहुत डिपॉजिट नहीं करते। इस कारण से
अमेरिका की जो कमर्शियल बैंक्स होती है उन्होंने अमेरिकन सेंट्रल बैंक या अमेरिकन आरबीआई या अमेरिका की यूएस फेडरल रिजर्व उनसे लोन ज्यादा लेने पड़ते हैं। इस कारण से जब अमेरिकन सेंट्रल बैंक अपना रेपो रेट चेंज करेगी तो स्वाभाविक इनका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा कमर्शियल बैंक्स ऑफ अमेरिका का, तो नीचे लोन इंटरेस्ट तुरंत चेंज हो जाते हैं और वो असर दिखाता है। भारत में ऐसा है नहीं। भारत में समझो बैंकर का धंधा इसलिए नहीं चलता कि रेपो लोन मिलते हैं, बैंकर का दुकान इसलिए चलता है क्योंकि जनता ने लाखों करोड़ों रुपए फिक्स डिपॉजिट करके रखे, क्योंकि भारत की पब्लिक सेविंग ज्यादा करती है। अब ऐसी सिचुएशन में आरबीआई रेपो चेंज करे तो बैंकर का कॉस्ट प्राइस तो खास चेंज होता नहीं, इस कारण से बैंकर नीचे लोन सस्ते करते नहीं थे। यही कारण है कि अलग अलग समय पे हमने देखा आरबीआई ऐसी सब फॉर्मुला लेके आए, लेकिन ये फॉर्मुला भी ठीक से काम नहीं करी, फिर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेके आए 2019 में। तो इसका मतलब अपने को आजादी मिली 47 से लेकर 2019 तक तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ठीक से ग्राउंड पर अमल हो ही नहीं पाई, क्योंकि ऐसी कोई कंपलसरी सिस्टम नहीं थी। तो दीज आर द लिमिटेशंस व्हाई आरबीआई कैन नॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन फुल्ली। दूसरा, आरबीआई एक साथ डिपॉजिटर और लोन टेकर दोनों को खुश नहीं रख सकती। मान लिया आरबीआई को लगे महंगाई बढ़ने वाली है तो वो रेपो बढ़ाएगी तो लोन इंटरेस्ट रेट और महंगे हो जाएंगे, खासकर ऐसे लोग जिन्होंने एक्सटर्नल बेंचमार्क वाली सिस्टम में लोन लिया है तो कंपलसरीली उनके तो लोन इंटरेस्ट रेट महंगे हो जाएंगे। डिपॉजिटर का क्या होगा? देखिए, रेपो अगर बढ़ता है तो डिपॉजिटर को सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा ब्याज मिल सकता है, मे हो सकता है, नॉट कंपलसरी, बट होता है, यूजुअली होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझो, एक तरफ आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है 4 to 6% में, और ये क्या 1 से 14 दिन के लोन है रेपो वाले, तो डिपॉजिटर तो दे रहे हैं 3-5 साल के लिए। तो डिपॉजिटर क्या कहेगा कि देखो, अगर आरबीआई से बैंक ऑफ बड़ौदा 6% पे लोन ले रहा है तो हम जो आपको डिपॉजिट दे रहे हैं वो तो लॉन्ग टर्म का और अच्छी क्वालिटी का स्टेबल सप्लाई दे रहे हैं, तो हमें अच्छे इंटरेस्ट ऑफर करिए 7%, 8%। अगर आप नहीं करेंगे तो हम गोल्ड में, बिटकॉइन में, शेयर मार्केट में चले जाएंगे। इसलिए नॉर्मली जब भी रेपो ऊपर जाता है तो बैंकर्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊंचे कर देते हैं। एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, जो हमने ब्रेक से पहले देखा कि अगर रेपो लोन सस्ते होते हैं तो उसके चलते लोन सस्ते होंगे तो डिपॉजिटर को भी बैंकर कम ही देगा। क्यों? क्योंकि बैंकर को अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन सेम रखना है। अब ऐसी सिचुएशन में समझो आरबीआई अगर लोन लेने वालों को खुश करने जाएगा तो आरबीआई ने लोन सस्ते कराने होंगे, तो फिर बैंकर डिपॉजिट जिन्होंने किया उनका भी डिपॉजिट इंटरेस्ट कम कर देगा, इनका सैड इमोजी हो जाएगा। मतलब कभी भी दोनों लोग खुश नहीं हो सकते। जब भी आरबीआई ये सोचे महंगाई से मुझे लड़ना है, मैं रेपो लोन महंगे करूंगा, तो मुकेश अंबानी नाराज हो जाए कि मैं लोन टेकर था और ये मैं डिपॉजिटर हूं, मैं खुश हो जाऊं कि हाँ मेरे ब्याज दर, सेविंग के ब्याज दर शायद बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आरबीआई ने जीडीपी को इंप्रूव करना है, लोन सस्ते करने चाहिए, तो व्हेन रेपो डिक्रीज तो लोन सस्ते हो जाएंगे तो मुकेश अंबानी खुश, लेकिन मैं डिपॉजिटर हूं तो मैं नाराज हो जाऊंगा क्योंकि हमने अभी देखा सेविंग अकाउंट के भी इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे। तो इट हैपेंस। तो मतलब आरबीआई कुछ भी करे, यूट्यूब पे जिसको चैनल चलाना है उसको मौका मिलता है कि मतलब रेपो बढ़े तब हमने इसका दुखड़ा रोना है, जब रेपो कम हो जाए तो डिपॉजिटर्स का दुखड़ा रोना है। इधर चैनल चलते रहेंगे। अभी कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, उसने फिल्म रिलीज की और वो जानना चाहता है कि कैसा परफॉर्मेंस है, तो एक तो वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख ले, उसके अलावा उसने क्या करना चाहिए, रिव्यूअर क्या बोल रहे हैं, ये अनुपमा चोपड़ा और केआर, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं। फिर तीसरा कि वो अपने कुछ लोगों को सिनेमा हॉल में भेजे, वो लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने वाले क्या बोल रहे हैं, आईएमडीबी ऐसा कुछ वो है ऑनलाइन वेबसाइट, रॉटन टोमेटोज, वहां पर क्या रेटिंग चला है वो देख ले, राइट। तो आपको आपने जो भी एक्टिविटी की है उसका परफॉर्मेंस जानना है तो आप बहुत सारे इंडिकेटर्स चेक करेंगे। तो ये यूपीएससी ने ऐसा पूछा कि आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई वो अच्छी बनी कि नहीं मेरी रसोई, वो आरबीआई जानने के लिए कितने ऐसे इंडिकेटर्स चेक करेगा, जैसे मैंने मूवी प्रोड्यूसर का आपको उदाहरण दिया। यहाँ पर आई गिव यू 40 सेकंड, आप पहले सुकून से प्रश्न पढ़ो, फिर मैं वोटिंग लाइन चालू करता हूँ। हाँ, तो आपको क्या लगे आरबीआई अपनी पॉलिसी बनाने के बाद क्या क्या चीजें देखेगा कि नीचे मेरी पॉलिसी अच्छे से अमल हुई कि नहीं। वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट इन 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रीति, दीपक, संगीता, प्रेरणा, दीप्ति, नशरा, मुस्कान, नवीद, प्रियांशु, तान्या, देवेश, निकिता, निखिल, मृदुल, मिहिर, अजय, शिवानी, महक, राज, उदय, सोनम, विवेक, ईशा, रोहित, मिजू, रितिका, निखिल, तुलसी, सनी, फिर रोशन, अमर, यशोदा, सागर, सचिन, ब्रीज, प्रशांत, मयंक, प्रशांत, तन्वी, एंड करेक्ट आंसर्स। देखिए, मतलब प्रश्न क्या कि मैंने एक फिल्म बनाई, अच्छी है कि नहीं मुझे जानना है, तो मैं बहुत सारे अभी मैंने बताया इंडिकेटर चेक करूंगा। तो आरबीआई ने जो रेपो चेंज किया, मान लो 4 का 5 किया, तो जमीन पे ये अच्छा बुरा क्या चल रहा है उसके लिए क्या चेक करेगा। एक तो इंडिकेटर चेक करेगा महंगाई क्या चले 2 to 6%, दूसरा वो देखेगा सप्लाई डिमांड क्या है, तीसरा वो देखेगा लोन और डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट क्या है, क्योंकि अगर समझो सीआरआर चेंज किया तो सामने मनी मल्टीप्लायर, तो उसके लिए अगर बैंक वाले अच्छा ब्याज दर नहीं दे रहे हैं सेविंग होल्डर को, तो कोई बैंक में पैसा नहीं डालेगा तो मनी मल्टीप्लायर चेंज नहीं होगा। तो ही विल चेक ऑल दिस इंडिकेटर्स। अब इस लॉजिक पर देखिए, आरबीआई डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट क्यों मॉनिटर करेगा, क्योंकि अगर डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो जनता पैसा डिपॉजिट नहीं करेगी, तो मनी मल्टीप्लायर इंप्रूव नहीं होगा, भले आप सीआरआर को कम कर दो। इसलिए आरबीआई को चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, वेट एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट, हाँ वो देखेगा। व्हाट अबाउट थर्ड स्टेटमेंट, 1 ईयर मिलियन एमसीएलआर, वो इसकी बात कर रहा है। लेट मी गो बैक। ये जो बैंकर्स ने लोन दिया वो नीचे लोन इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अभी कौन सा फॉर्मूला है, एक्सटर्नल बेंचमार्क। मैंने आपको बताया पुराने वाले भी बंद नहीं हुए, वो चालू है, तो जिसने 2016 में लोन लिए होंगे 15-30 साल के तो अभी भी चालू है, तो इसका भी क्या चल रहा है एमसीएलआर, वो आरबीआई गवर्नर डेटा देखेगा। यस, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फिर वेट एवरेज लैंडिंग रेट क्या है, मान लीजिए एक आदमी ने 1 करोड़ का होम लोन लिया 6% ब्याज पे, एक आदमी ने 1 लाख का बाइक लोन लिया 15% ब्याज पे, तो इन दोनों का एवरेज इंटरेस्ट रेट क्या है, उसे हम कहते हैं वेट एवरेज लैंडिंग रेट। अब आगे ये भी तो देखेगा ना ताकि उसको प्रोजेक्शन हो कि मार्केट में पब्लिक का क्या चल रहा है, शॉपिंग पैटर्न, शॉपिंग हैबिट्स वगैरह वगैरह। तो यस, 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि बेसिकली 1 जैसा ही है कि लोन इंटरेस्ट रेट का वो फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। तो 123 इज करेक्ट, सो द आंसर इज बी 1 2 3। आपके तो एचडीएफ क्यों नहीं, एचडीएफ भी देख लेता वो, भाई ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जहां 1 2 3 4 हो, वरना वो तो वो भी देखेगा, उसमें तो मना तो है नहीं, बट देयर इज नो सच ऑप्शन, ऑल करेक्ट, तो वी हैव टू पिक लेस बैड ऑप्शन, तो द आंसर इज बी। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि आप देखो ये पूछा कब यूपीएससी ने 2024 सीरीज में। एमसीएलआर वाली चीज तो बहुत पुरानी, तो 2016 में थी, उसके बाद हमने देखा 2019 में नया आ गया एक्सटर्नल बेंचमार्क, लेकिन फिर भी
उसने ये जारी रखा। एसबीआई बीच में मे बी 2022 में आया हो मान लो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ये ऐसी बात आई थी कि ये सब देखते हुए आरबीआई और सब ठीक कर रही है वगैरह वगैरह, और आपने वो ना भी पढ़ा हुआ ऐसा छोटा छोटा बारीक, फिर भी आपको जनरल आइडिया हो कि आरबीआई क्या करती है और ये सब ऐसे चीजें होती हैं, तो भी आप लॉजिकली कुछ एलिमिनेट करके ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर लोग ये टिक किया उन्होंने, मतलब उन्होंने लॉजिक लगाया होगा एलिमिनेशन में, लेकिन करेक्ट आंसर क्या करीबी था, बी था, जिसमें थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट था। ना वाई माई हैंड आउट इज लेंदी, उसका जवाब इधर भी है कि एमसीएलआर वाली चीजें बहुत सारी जो बुक्स नोट्स वगैरह वाले होंगे उसकी बात नहीं करेंगे, वो देंगे नहीं, तो फिर आपको पता नहीं कि ऐसी भी कोई चीज है, देन यू कैन नॉट सॉल्व इट, इसलिए हम थोड़ा लंबा पढ़ते हैं तो इट इज रिक्वायर्ड। खैर, हम बात कर रहे थे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्यों असरदार नहीं होती। अगर स्टैगफ्लेशन सिचुएशन हो तब भी आरबीआई के लिए प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। स्टैगफ्लेशन के बारे में पिलर 4 जीडीपी में हम देखेंगे कि जब इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ कम हो जाए, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा हो जाए, तो 1 + 2 + 3 हो जाए, उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ऐसी सिचुएशन में फिर आरबीआई अपना रेपो चेंज करे या कुछ भी खेल करने की कोशिश करे, इट विल नॉट हेल्प ग्रेटली। अब कुछ लोग कहेंगे तो इन्फ्लेशन तुम बता रहे हो हाई हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होना चाहिए ना, फिलिप को सिखाया था 2-3 दिन पहले। मैंने आपको सिखाया था कि भाई अप टू सर्टेन लेवल ओनली, इन्फ्लेशन ऑनियन 5000 रुपए पर किलो हो जाए तो भारत में सब लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, तो ये कहने अपन की इन्फ्लेशन भी वेरी हाई हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी वेरी हाई हो। एनीवेज, तो लिमिटेशंस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी हमने देखा। कुल मिलाकर अगर समराइज करना हो, आरबीआई ना तो बारिश ला सकती है ना प्याज उगा सकती है, ये ईरान इराक वगैरह में ऑयल का भाव ना कंट्रोल कर सकती है, सड़क पे गड्ढे हैं और उसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है तो सप्लाई नहीं इंप्रूव कर सकती, फैक्ट्री खोलने में ही सब आपको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ रहे हैं, इट कैन नॉट बी फिक्स्ड। बैंकों में स्कैम हो गए, लोग पैसा लेके भाग गए, मनी मल्टीप्लायर खराब करके चले गए, आरबीआई कैन नॉट स्टॉप दैट, मतलब दे शुड स्टॉप इट, पर विजय माल्या तो करके गया, चुना लगा के गया। तो मेनी सच रीजंस आर प्रेजेंट, तो ये एक ब्लॉक खत्म होता है। अब इसके बाद हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम समझेंगे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, हार्ड लैंडिंग क्या, फेट टेपरिंग क्या, ब्लैक स्वान क्या, कैंटिलोन इफेक्ट क्या, लिक्विडिटी ट्रैप क्या, बट दैट विल रिक्वायर फ्रेश माइंड। तो ब्रेक में आप ये वाला सवाल ट्राई करें कि भारत सरकार की बॉन्ड मान लो 7 हो और 8 हो जाए फिर 5 हो जाए, तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स ये चलते ऐसा हो सकता है। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। हाँ तो मेरे आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी चीज़ से भारत सरकार की बॉन्ड को असर होता है। वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। रौनक कुमार, पद्मनाभ, अंकिता, संविधांशु, उज्जवल, सोनल, गौरव, साक्षी, मेघा, अंश, शिवा, दक्ष, अंकित, रौनक, मारियुष, यशोदा, चेतन, संतोष, ऋचा, किशोर, आदित्यराज, व्रज, तुषा देवी, नेहा, अजय, अग्रवाल, अनुज, कानन, नेहा, रजत, यश, साध्वी, ज्योति, वैशाली, खुशबू, तन्वी, प्रशांत, मयंक, अमर, रोशन, सागर, प्रशांत, ब्रिज, मयंक, प्रशांत, तन्वी, यशोदा, सोमिल एंड द करेक्ट आंसर्स। देखिए बॉन्ड डील क्या था वो तो कल हमने समझा, आधा घंटा उसी में अपना चला गया। तो आरबीआई बॉन्ड डील को असर कर सकती है, हाँ ऑपरेशन रिस्क में वही तो क्या सरकार क्या है पुरानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसकी yield को चेंज करने की कोशिश की, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस हिसाब से सी चला गया क्योंकि उसमें सिर्फ 3 है। नाउ व्हाट अबाउट द अदर ऑप्शंस। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, भारत सरकार आपको 6% ब्याज दे रही है और महंगाई हो 5%, तो मतलब महंगाई का टाइगर या लाइन जितनी स्पीड से चल रहा है उसके मुकाबले आपका पैसा ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, तो आप तो खुश हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन मान लीजिए महंगाई दर हो 7%, कि पिछले साल जो 100 रुपए की चीज थी 107 की हो गई, और आपने 100 रुपए मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, सरकार आपको सिर्फ 106 ही दे रहा है, तो असल में आप लॉस में है क्योंकि आपका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में
जो इन्वेस्टर जिसने खरीदा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो सोचेगा मुझे यहाँ से निकल जाना है, मैं जाकर बिटकॉइन, शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी इसमें जाऊंगा, तो मैं तो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा हूँ और मैं किसी और जगह जा रहा हूँ। तो जब भी वो सेकेंडरी मार्केट में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा और अगर सस्ते में बेच देगा तो यील्ड चेंज हो जाएगी। तो यस दैट इज करेक्ट। थर्डली, मान लीजिए अमेरिका की सेंट्रल बैंक उनकी कुछ नीतियों में बदलाव करे कि उनकी बॉन्ड यील्ड चेंज हो जाए, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो भारत में पैसा लगा के बैठे हैं वो लोग भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी भारत सरकार की खरीदते हैं। अब उनको वहां पर ज्यादा दिला जाए, ऐसा अच्छा इंटरेस्ट मिला हो तो इधर से वो निकल लेंगे। अगर वो भारत सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलग भाव में सेकेंडरी मार्केट में बेच के जाएंगे तो यील्ड चेंज हो जाएगी। करेक्ट। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब कुछ लोगों को फर्स्ट में नहीं वो तो बीरबल की खिचड़ी तुम बता रहे हो कि अमेरिका में कुछ होगा उसकी भारत पे असर होगी, चलो छोड़ो उसे। तो भी 2 और 3 तो करेक्ट है ही कि आरबीआई खुद से ये कर सकती है ऑपरेशन रिस्क में और इन्फ्लेशन के चलते भी असर होता है। तो 2 और 3 करेक्ट, ऐसा ही कि ऑप्शन है डी, और उसमें 1 भी है तो इससे जवाब क्या होगा? डी 1, 2 और 3। तो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। अब कुछ लोग कहेंगे पर यूएस फेडरल रिजर्व की भारत पर क्या असर होगी, उसके लिए पिलर 3 को समझना जरूरी है। अभी हम लोग पिलर 1 में है, लेकिन नहीं भी समझा तो भी एलिमिनेशन मेथड से तो काम हो ही जाता है। फिर हम वापस आते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जुड़े कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स। हार्ड लैंडिंग, फेड टेपरिंग, ब्लैक स्वान, कैंटी वन एंड लिक्विडिटी ट्रैप। सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग क्या मतलब? प्लेन जो नीचे होता है तो हौले हौले उतारना है वरना क्रैश हो जाएगा, टूट जाएगा उसका लैंडिंग गियर और सब। जीडीपी ग्रोथ क्या है कि एक साल में जो प्रोडक्शन हुआ पिछले साल 200 करोड़, इस साल 220 करोड़, तो 10% जीडीपी ग्रोथ है। हमने ये भी देखा कि जब इन्फ्लेशन से लड़ना है तो गवर्नर क्या चाहेगा? पब्लिक शॉपिंग कम करे, तो इसलिए वो तो अपने लोन्स महंगे कर देगा, रेपो एक्सपेंसिव कर देगा। लेकिन फिर पब्लिक शॉपिंग कम करेगी तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा तो जीडीपी ग्रोथ भी गिर जाएगा। तो यानी जैसे जैसे आरबीआई गवर्नर लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ा करेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट विल स्टार्ट टू फॉल डाउन। ये तो इनवर्स रिलेशन है, एक दिशा में ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे गिर रहा है। अब नीचे गिरे बराबर है पर वो धीरे धीरे अगर लैंड करे तो इकोनॉमी को बहुत नुकसान नहीं होगा। हार्ड लैंडिंग कब होगा कि स्पाइडरमैन 5000 माले से नीचे गिरा और उसका पैर सीधा टूट जाए। सिमिलरली अगर आरबीआई गवर्नर ये कहते देखो रेपो रेट 4 था अब मैं सीधा 36 टका कर रहा हूँ क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो सोचो हाकार मच जाएगा, कोई एक पेंसिल भी खरीदने नहीं जाए तो जीडीपी ग्रोथ सीधा नेगेटिव में चला जाए, ऐसी बात है। तो इसे हम कहते हैं हार्ड लैंडिंग। व्हेन आरबीआई का जो भी रेपो रेट है उसको इतना तेज बढ़ा दिया जाए तो इकोनॉमी में जीडीपी तेजी से गिर जाएगा, तो वी डोंट वांट दैट। तो अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने 2022 में जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ तो महंगाई बढ़ रही है बोल के वो इतना पैनिक हो गए कि उन्होंने अचानक से रेपो रेट अपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। यूएस फेडरल रिजर्व ने करी 425, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 3%। उसके मुकाबले भारत की आरबीआई ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने थोड़ा ही रेपो रेट इंक्रीज किया क्योंकि उनको पता था बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर जीडीपी गिर जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? सॉफ्ट लैंडिंग। कि हमने उस वक्त रेपो इंक्रीज किया था, जीडीपी को नुकसान भी हुआ था, लेकिन वो ऐसे कि स्पाइडरमैन गिरे तो उसका टांग टूट नहीं जाना चाहिए। सो दैट इज सॉफ्ट लैंडिंग। आरबीआई रेपो रेट बहुत ज्यादा हाइक नहीं करेगा, धीरे धीरे हाइक करे ताकि जीडीपी ग्रोथ धीरे धीरे नीचे गिरे, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं गिरे। तो आरबीआई ने सॉफ्ट लैंडिंग किया, यूएस सेंट्रल बैंक ने हार्ड लैंडिंग किया, ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। आगे तो 2022 का मुद्दा था, अभी 25 में क्या पढ़ा रहे हो जबकि हमको तो 26 में एग्जाम देने। भाई यूपीएससी का ऐसा है वो एक बार वहां से क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन बैंक चेंज नहीं किया हो तो सोचे हाँ ये तो थियरी का प्रश्न है ना, तुमको पता होना चाहिए। सेकंड इज फेड टेपरिंग। अमेरिका में कोरोना के बाद उनकी इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए अमेरिकन सेंट्रल बैंक अमेरिका में सीआरआर कम करे, रेपो कम करे, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ऐसा खेल करे कि मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ जाए ताकि अमेरिका में लोन सस्ते हो जाए और पब्लिक देना शॉपिंग करे। तो उन्होंने ये सब किया, इसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब उन्होंने मनी सप्लाई बढ़ाया, लोन सस्ते कराने की कोशिश की। तो अमेरिका में हुआ क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्यूई। अब उसके चलते मान लो वहां पर लोन मिल रहा है 5% पे, और उसी वक्त भारत में मान लो शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट करो और आपको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अमेरिकन इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि मैं अमेरिका से 5% ब्याज में लोन लेता हूं और भारत के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता हूं ताकि मेरा बीच में 10% प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा सोच के उन्होंने कोरोना के बाद अमेरिकन फॉरेन इन्वेस्टर भारत में बहुत सारा पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं। तो 2020 कोरोना में ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ उसके चलते अमेरिका से सस्ते लोन ले लेकर फॉरेन इन्वेस्टर भारत में ढेर सारा पैसा लेके आते हैं और भारत के शेयर बाजार में वो लगाते हैं। तो अब आप समझो जो इन्फोसिस का शेयर मान लो 1500 रुपये में मिलता हो, ये सब लोग आके और खरीदना चालू करेंगे तो शेयर की डिमांड बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा तो 16, 17 तो ऊपर जा रहा है, तो शेयर बाजार भी ऊपर जा रहा है, जिसको हम कहते हैं बुलिश मार्केट हो गया। तो शेयर मार्केट बिकम बुलिश बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटेटिव ईजिंग। दूसरा, भारत में बहुत सारा डॉलर ये लोग लेके आ रहे हैं और उसके रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो अगर ऑनियन का सप्लाई बढ़ जाता तो 1 किलो ऑनियन 75 की जगह 70 में मिल जाता, सस्ता हो जाता। उसी तरह डॉलर का सप्लाई बढ़ गया तो डॉलर भी सस्ता हो गया, डॉलर वीक हो गया। उस वक्त स्टार्टअप कंपनी में लोग बहुत पैसा लगा रहे थे तो स्टार्टअप कंपनी में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो गए। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग की ये असर हुई आपके, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या हुआ? रशिया यूक्रेन युद्ध, उसके चलते फर्टिलाइजर ऑयल सब महंगा हो गया। अब जब महंगा हो गया तो स्वाभाविक हमारा प्रोडक्शन उसको नुकसान होगा, हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान होगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर ने सोचा कि अब भारत में मजा नहीं है, इनकी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, हमें प्रॉफिट नहीं है, शेयर बाजार इनका अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, भागो इधर से। तो भागेगा तो समझो उसने 2000 में इन्फोसिस का शेयर खरीदा था, अब वो 1500 में बेच रहा है, फिर भी कोई कस्टमर नहीं मिले, इन्वेस्टर नहीं मिले, 1400 में बेचेगा तो प्राइस गिरा है शेयर्स का, यानी कि भारत का मार्केट बियरिश हो गया, बालू की तरह नीचे की साइड जाने लगा। अब पैरेलली उसी वक्त अमेरिका में 2022 तक में होता है कि वहां पर भी महंगाई बढ़ रही है। तो अमेरिका में उनकी सेंट्रल बैंक रेपो हाइक करती है, सीआरआर बढ़ाती है। तो अमेरिका में मान लो लोन पहले 5% में मिलते थे, 2022 में बढ़ के हो गए 8% में मिल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फेड टेपरिंग। फेड टेपरिंग ऐसी चीज है जहां पर अमेरिकन सेंट्रल बैंक या यूएस फेडरल रिजर्व अपने लोन इंटरेस्ट रेट महंगे करवाता है। एंड पैरेलली भारत के अंदर जो शेयर बाजार पहले 15% उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा था, वो कम हो गया 4% हो जाएगा रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते। तो फॉरेन इन्वेस्टर सोचेगा भारत में रहने का मजा नहीं है, भागो इधर से, क्योंकि जो पहले मैं अमेरिका से सस्ता लोन लेके आता था भारत में इन्वेस्ट करता था, अब तो ऐसी बात हो गई कि अमेरिका से 8% ब्याज में लोन लेके आऊं और भारत के शेयर बाजार में डालूंगा 4% ही मिलेगा, मेरा तो लॉस है इधर 4% का। तो ही विल पुल आउट। नाउ व्हेनेवर फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल आउट फ्रॉम इंडियन मार्केट व्हाट विल हैपन? एक तो शेयर बाजार गिर जाएगा जो मैंने आपको बताया। दूसरा, ये सारे इन्वेस्टर क्या करेंगे? इन्होंने मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर खरीदा था, बेच दिया तो इनको रुपया मिला, रुपये को ये लोग डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और फिर भारत से डॉलर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर तो ऐसी बात है कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, कोई भी चीज की डिमांड बढ़ती है महंगा हो जाता है। तो डॉलर जो पहले 75 में मिलता हो 80, अब तो 85, 86 तक पहुंच गया, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूएस फेड टेपरिंग, कि जहां पर अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने अपने लोन महंगे करवाए और उसकी सारी असर भारत पे भी नेगेटिवली होने लगी। तो जब हम बात करते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव क्यों नहीं है, महंगे को क्यों नहीं काबू कर पा रहे, क्योंकि भाई ये बाहर के एक्सटर्नल प्लेयर्स भी तो इतना सारा गड़बड़ खिचड़ी कर रहे हैं इसमें। तो वी आर डन विद फेड टेपरिंग। इसके बाद का मुद्दा है ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान मतलब ऐसी इवेंट जो आपने सोची नहीं थी और अचानक से हो जाए और नेगेटिव टाइप की इवेंट हो जिससे बहुत लॉस हो जाए। फॉर एग्जांपल कोरोना हमने नहीं सोचा था, इकोनॉमी को बर्बाद करके गया, तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक स्वान इवेंट, एक लाइन में याद रखना है। उसके बाद एक कैंटी लॉन इफेक्ट, वो ऐसा कि कोरोना में आरबीआई ने रेपो को 6 से कम करके 4% कर दिया, सीआरआर भी पहले मान लो 4 था उसको कम करके 3 कर दिया, तो बहुत सारा मनी सप्लाई बढ़ गया। मान लो मार्केट में 1000 रुपए लोनेबल फंड्स में बढ़ गए,
आपके बहुत बढ़िया बात है, 1000 रुपये के नए लोन्स मिलेंगे। लेकिन ये जो 1000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं होगा कि अमीर को भी 333 रुपये मिले, मिडिल क्लास को भी 330 मिले, गरीब को भी 330 मिले। ऐसा इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोन्स विल नॉट हैपन। क्यों? क्योंकि ये सब लोग जब लोन के लिए जाएंगे तो बैंकर कागज मांगेगा ना, गिरवे क्या रख सकते हो। अब अमीर आदमी के पास ऑलरेडी उसका प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीजें वो गिरवे रखेगा, उसका लोन जल्दी पास हो जाएगा, उसका बड़ा लोन पास हो जाएगा। तो 1000 रुपये में से समझो 800 रुपये के लोन तो रिच पर्सन ही ले जाएगा, फिर थोड़ा बहुत बचा 190 रुपये मिडिल क्लास ले जाएगा, फिर कुछ बचा तो लास्ट में गरीब आदमी का लोन एप्लीकेशन पास होगा 10 रुपये का। इस कारण से कोरोना में जो लोन सस्ते हुए तो अमीरों ने बहुत सारे लोन ले लिए और उसकी मदद से उन्होंने बहुत सारे फ्लैट बंगले खरीद लिए, रहने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए। रहने के लिए आदमी को एक ही मकान चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए 3-4 फ्लैट खरीद के रखते हैं, इस कारण से फ्लैट का भाव बढ़ने लगा। अब उसके बाद मिडिल क्लास लेने जाए तो समझो ये असल में बंगला 2 करोड़ का होना चाहिए, इसको 3 करोड़ में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आदमी ने पहले से 2 करोड़ में लेके रखा है, बोला कि मेरे 1 करोड़ प्रॉफिट चाहिए। तो ये सब जो हो रहा है उसको एक लाइन में समझाना हो या एक वर्ड में समझाना हो तो वो क्या है? एंटी लॉन इफेक्ट। एंटी लॉन इफेक्ट के चलते जब भी लोन सस्ते होते हैं तो अमीर लोग ज्यादा लोन कॉर्नर कर लेते हैं और उसकी मदद से वो सारे एसेट्स चाहे शेयर बाजार में लगा दिया, प्रॉपर्टी में लगा दिया और बाकी चीजों के लिए वो खरीदना वो मुश्किल कर देते हैं, महंगा कर देते हैं। इसके लिए वर्ड यूज होता है एंटी लॉन इफेक्ट। एज ए रिजल्ट जब मिडिल क्लास असल में मकान खरीदना चाहे तो खरीद ही नहीं सकता, अभी ऐसी सिचुएशन होगी। शाहिद कपूर बॉट 55 करोड़ रुपये अपार्टमेंट इन वर्ली। तो स्वाभाविक क्या वो क्या सोचेगा, जब तक मुझे इसके 80 करोड़ नहीं मिलते, 90 करोड़ नहीं मिलते, मैं तो नहीं बेचूंगा। अब यही सब चलते रहते तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक मेंबर थे जयंत वर्मा, उन्होंने अपोज किया कि आरबीआई को रेपो बहुत सस्ता नहीं करना चाहिए, इससे गरीब का कोई फायदा नहीं हो रहा, ये सब मालदार पार्टी सारे लोन लेके कॉर्नर कर रही है चीजों को। क्या तो हमें सिर्फ एक ही लाइन में याद रखना था कि वो कैंटी लॉन इफेक्ट की बात कर रहे थे। तो फेड टेपरिंग डन, ब्लैक स्वान डन, कैंटी लॉन डन, आखिरी मुद्दा बचता है लिक्विडिटी ट्रैप। अभी ध्यान रखना और नोट पेन लेके बैठना, बिकॉज इट विल गेट कंफ्यूजिंग। तो नहीं, अपन आपका अटेंशन मांगता है। मान लीजिए इकोनॉमी में बहुत मंदी चल रही है, रिसेशन है, स्लो डाउन है, कोई शॉपिंग नहीं कर रहा है, सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही है, मजदूरों के जॉब्स जा रहे हैं। आरबीआई क्या करेगा? उसका रेपो रेट 9% है, उसे कम करेगा 6%, 4%, 3%। एक बार ऐसा हुआ यूरोप और अमेरिका में तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1%, 0% तक वो लेके इतना लोन सस्ता करा दिया ताकि इकोनॉमी वापस रिवाइव हो सके। तो आप समझिए आरबीआई गवर्नर अंडर मार मार के घोड़े को दौड़ा रहा है और हम उम्मीद रखते हैं कि आरबीआई का ये जो रेपो लोन है जिसको ब्लू कलर में मार्क किया है वो कम हो रहा है और आप कहेंगे कि हाँ उस हिसाब से बैंकों के भी लोन इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए क्योंकि तुमने अभी एक्सटर्नल बेंचमार्क हमको पढ़ाया तो लिंक है सब बराबर है। तो मान लीजिए ये जब 9% रेपो था, बैंक का लोन 12% था, ये कम होकर 6 हो गया, 9 हो गया, फिर और कम हुआ 4, बैंक वाले का लोन इंटरेस्ट रेट 7 हो गया। अब आरबीआई इसे और सस्ता करेगा, रेपो 3%, 2%, तो इसका तो घोड़ा और दौड़ रहा है, लेकिन बैंक का घोड़ा देखो वो मर गया कि भाई 7 से नीचे हम नहीं जा सकते, वरना हमको स्टाफ सैलरी, एटीएम का खर्चा, सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा, विज्ञापन, मार्केटिंग कॉस्ट, ये सब कहाँ से आएगा? क्योंकि आप समझो बीच में उसका अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन से लेके प्रॉफिट और बहुत कुछ उसको देखना है। आप कहने नहीं एक्सटर्नल बेंचमार्क है ना तो जक मार के उसको करना ही पड़ेगा, भाई वो मना कर देगा, वो लोन ही पास नहीं करेगा, वो कहना ठीक है अपन किसी के लोन ही पास नहीं करूंगा मैं, ये बैंक ही बंद करके वो चला जाएगा। तो इधर से हमें क्या बोध मिलता है कि एक हद के बाद आरबीआई इवन इफ दे रिड्यूस द रेपो रेट इट विल नॉट डिक्रीज द बैंक लोन इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि बैंकर को बीच में प्रॉफिट भी तो रखना है, उसके अपने ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं तुमने सिखाना एक्सटर्नल बेंचमार्क, उस हिसाब से तो लोन सस्ते होने चाहिए। भाई एक्सटर्नल बेंचमार्क सारे लोन पे नहीं लगता है, वो केवल पर्सनल लोन, रिटेल लोन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लोन पे लगते हैं। तो अदानी अगर 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए तो उसके लोन पे फॉर्मूला ये नहीं लगेगी, उसमें बैंकर खुद से डिसीजन लेगा उसे क्या इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो पहले तो आप ये स्लाइड को दिमाग में उतारिए, आप 30 सेकंड्स। तो आरबीआई भले रेपो रेट डिक्रीज करे रिसेशन या स्लोडाउन से लड़ने के लिए, एक हद से ज्यादा बैंक के लोन सस्ते नहीं हो सकते। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा डेली टेली मार्केटिंग कर रहा है, सर बहुत अट्रैक्टिव लोन ऑफर है आपके लिए, प्लीज कम। लेकिन क्लाइंट क्या बोला है कि भाई रिसेशन है, स्लोडाउन इकोनॉमी में, मेरा धंधा नहीं ठीक चला, मेरा जॉब चला गया, मैं आपका लोन लूंगा तो भी रिपे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे आपका लोन चाहिए ही नहीं। अब जब लोन लेने में कोई है ही नहीं तो फिर बैंकर भी सोचे और कितना ही मैं सस्ता करूं, वरना मेरा तो नुकसान भी हो रहा है। नाउ इन दिस सिचुएशन आरबीआई का देखो मैंने तो कितना सारा मनी सप्लाई बढ़ा दिया, सीआरआर कम कर दिया, रेपो कम कर दिया, आप अपना लोन इंटरेस्ट रेट 7 से नीचे कम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप हो गया, इतना सारा लोनेबल फंड्स, इतना सारा मनी आ गया है कि लेने वाला कोई नहीं है, तो अभी हम इसको और सस्ता दें हमारा लॉस हो जाएगा, ये ट्रैप हो गया है। तो इस सिचुएशन में अब आरबीआई और चाहे $5 बिलियन, $6 बिलियन, मतलब रुपये जितना बढ़ा दे, इट विल नॉट चेंज द लोन इंटरेस्ट रेट। अगेन आई गिव यू 30 सेकंड, इस लॉजिक को दिमाग में उतारिए। अब आप डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट का भी हिसाब वापस से याद करें कि अगर पहले लोन इंटरेस्ट 9% था, डिपॉजिट इंटरेस्ट 4% था, यानी बैंकर का प्रॉफिट मार्जिन या नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 5, फिर आरबीआई ने ये लोन सस्ते करवा दिया, तो ये अगर लोन इंटरेस्ट रेट 9 का 8 हो गया तो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 4 का 3 हो जाएगा। तो स्वाभाविक है जैसे जैसे लोन इंटरेस्ट रेट सस्ते होंगे डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट में भी कमी आएगी। अब आप सोचिए कि जैसे जैसे आरबीआई अपना रेपो कम कर रहा है, ये जो ब्लू लाइन है जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, उस हिसाब से लोन तो थोड़े थोड़े सस्ते हो गए, और ये जो ग्रे लाइन है जिसे मैं अभी पर्पल कलर से मार्क कर रहा हूँ, तो ये डिपॉजिट इंटरेस्ट भी तो कम ही होगा भाई, क्योंकि बैंकर को अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन दोनों के बीच सेम रखना है। अब स्वाभाविक है ये जो डिपॉजिटर से इनका सैड इमोजी हो जाएगा कि भाई तुम हमें अच्छा इंटरेस्ट रेट बचत पर क्यों नहीं दे रहे? तो बैंकर का जवाब क्या होगा, भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे आरबीआई बहुत सस्ते लोन दे रहा है, तो तुमको परवड़ता है तो रखो, नहीं तो पुटो इधर से, आई डोंट नीड योर डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिटर क्या कहेगा, हाँ तो फिर चलता हूँ, दुआ में याद रखना हम अपनी डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं और हम तो जाएंगे गोल्ड में, लैंड में, प्रॉपर्टी, बॉन्ड, बिटकॉइन, ये सब में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बैंकों में डिपॉजिट पे तब तो बहुत कम ब्याज मिला है हमको, और ये सारी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी। और उसके वास्ते उन्होंने बैंकों से कैश विड्रॉ कर दिया, तो कितना कैश विड्रॉ करेंगे, 1 बिलियन रुपये, 2 बिलियन रुपये, इनफाइनाइट जितना बैंकों में पैसा रखा है सारा पैसा डिपॉजिटर निकालेंगे कि तुम हमको कोई बचा ब्याज नहीं दे रहे। तो ड्यूरिंग द लिक्विडिटी ट्रैप स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी विल बिकम इनफाइनाइट। अब कुछ लोग को वो याद नहीं आएगा स्पेक्युलेटिव डिमांड क्या था, वो तो हमने गुरुवार को देख लिया था कि जनता लाख रुपए हैं
तो सारे बैंक में नहीं रखती, 10,000 कैश में रखती है। और उसका एक कारण होता है स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, कि बैंक की जगह अगर हमें बैंक अच्छा ब्याज नहीं दे रहा, हमें गोल्ड या प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उस हिसाब से हम तो वहाँ जाएंगे। तो स्पेकुलेटिव डिमांड हो सकती है 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की। लेकिन जब बैंकर बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा तो स्वाभाविक है स्पेकुलेटिव डिमांड हाई हो जाएगी, और हाई होते होते लिक्विडिटी ट्रैप में ये इनफाइनाइट भी हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट हो जाती है एज पर एनसीईआरटी। आई गिव यू 20 सेकंड, पहले तो ये दिमाग में उतारिए जो गुरुवार को पढ़ा था। और इसका परिणाम क्या है, ये असल में पूरा कॉमिक बुक के स्वरूप में आपके हैंडआउट में दिया ही है, लेकिन अब इस स्लाइड को भी आप पढ़ लो, आई गिव यू 40 सेकंड्स। कि डिपॉजिट इंटरेस्ट गिरने के चलते पब्लिक पैसा विड्रॉ करती है, स्पेकुलेटिव डिमांड बिकम्स इनफाइनाइट, ये सारा पैसा हम तो बैंक डिपॉजिट से निकाल रहे हैं, वी विल विड्रॉ एवरीथिंग। ओके, तो ये सब क्यों पढ़ना है, क्यों याद रखना है, बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, सो वी हैव टू प्रिपेयर। तो इसमें एक्स हुआ तो फिर वाई नहीं हुआ, और वाई होगा तो फिर जेड नहीं होगा, जेड होगा तो ये नहीं होगा। ये सब बेबल खिचड़ी पकाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना काम का मैंने बताया फोटो फ्रेम उतने याद रखने। अब ये जो हमने सीखा वो था लिक्विडिटी ट्रैप, वो अलग चीज थी। लिक्विडिटी ओवरहैंग वो अलग चीज थी कि 2000 का नोट जब विड्रॉ हो गया, पब्लिक ने ढेर सारा पैसा बैंकों में जमा कर दिया, और उसके चलते बैंकर्स को डर लगा कि लोन कोई लेगा नहीं और अब सस्ता करना पड़े, वो अलग चीज थी। कुछ लोग झंडा उठा लेते हैं कि इन दोनों को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके 250 वर्ड की पीएचडी थीसिस हमको लिखाओ, क्योंकि मेंस में आरबीआई का ऐसा सब पूछते हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं पूछते, आप कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो। तो कंपेयर एक्स विद वाई मित्रों, ऐसा जबरदस्ती मत, बोर्ड की परीक्षा नहीं है। कंपेयर एक्स विद वाई जब करना होगा तो हम असल में करेंगे। तो डोंट वेस्ट योर मेंटल बैंडविड्थ इन सिंगल सब्जेक्ट, वरना आप इकोनॉमी में इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे कि बाकी विषय पढ़ने की ताकत नहीं रहेगी। तो हर चीज को कंपेयर करना जरूरी नहीं है इकोनॉमी में, वो काम का होगा तो हम कंपेयर कर लेंगे, नहीं तो फिर आप चैट जीपीटी को पूछ के अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर मेंस में इसके क्या सवाल आ सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया ना, 28 तारीख से हम मेंस का अलग कोर्स है उसको पढ़ेंगे। देयर इज नो एक्स्ट्रा फीस, और वो अलग मैंने इसलिए रखा था कि इसके पावर पॉइंट और हैंडआउट अलग रहे, प्रीलिम की अगली रात से इतना देखना है, मेंस की अगली रात से उतना देखना है, वरना आप लंबे हो जाएंगे, एक ही चीज में आपके दोनों होंगे। एक आध एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं, सारे हम पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये चैप्टर में से बहुत सारे पीवाईक्यू आते हैं, तो बुधवार की टेस्ट में आप देख लेना उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स सॉल्व वन मोर पीवाईक्यू, ये क्लास खत्म करें, जस्ट अ मिनट। ये वाला क्वेश्चन पहले था, पढ़िए, गिव यू 40 सेकंड्स। हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है आरबीआई ये सब में क्या करेगी? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। कोशिन, यश, अनीश, कृष्णा, ध्रुव, यशस्वी, अंशुका, रजनीश, रोशनी, तौसीफ, देवेश, स्नेहा, उत्पल, केतन, गोपी किशन, चौहान, पद्मनाभ, सोनल, हमजा, राजीव, प्रिया, देवी, मारियुष, दर्शन, हरभजन, परिधि, ईशा, ऋचा, नंद, रजत, ब्रज, जहीदा, अमर, रोशन, सागर, प्रशांत, तन्वी, प्रशांत, मयंक, यशोदा, दीपक, कौशल एंड करेक्ट आंसर्स। 70% को लगा 20 आंसर, 30% लोग गलत क्यों कर रहे हैं, जबकि पेज 96 पे हमने सब पढ़ लिया है ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है। बात क्या है, स्टेटमेंट क्या है भाई, इफ इन्फ्लेशन टू हाई आरबीआई लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अच्छा, तो इन्फ्लेशन टू हाई मतलब इस साइड पर है, 6% से ज्यादा सीपीआई हो गया, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगी, आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी, आपका पैसा आरबीआई ले लेगी, आरबीआई विल सप्लाई मनी, तभी तो मनी सप्लाई कम होगा, लोन इंटरेस्ट बढ़ेगा और महंगे से लड़ेंगे। जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, नहीं इन्फ्लेशन में आरबीआई विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगी, तो आपको क्या मिलेगा, पैसा। तो मनी सप्लाई बढ़ गया ना, तो फिर तो लोन सस्ते हो जाएंगे, तो पब्लिक कंट्रोल में रहेगी, देर रात शॉपिंग करेगी, तो और महंगाई बढ़ेगी। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अगर फर्स्ट रॉन्ग है, जहाँ देखिए उड़ा दो, जो बचे जवाब है क्या, बी 2 एंड 3 ओनली। आपके मुझे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो पता नहीं, आपने पढ़ा नहीं। हाँ बराबर है, मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि वो तो थर्ड पिलर में पढ़ेंगे ना, करेंसी एक्सचेंज टेबल रखने के लिए आरबीआई क्या करता है, वो अभी नहीं, वो तो तीसरे पिलर में देखेंगे। पर आपको ना भी पता हो तो भी आप एलिमिनेशन से जवाब तो ला सकते हैं कि 2 एंड 3 शुड बी करेक्ट। तो इसलिए जिन 30% लोगों का गलत हुआ, तो नहीं होना चाहिए आपको ये टेबल, वो सब मेमोराइज करना है। पर जब भी कंफ्यूज हो जाए तो मन में नहीं जवाब बनाना है, नोट पेन के अंदर या क्वेश्चन पेपर जो होता है तो उसमें पीछे ब्लैंक स्पेस होती है, उसमें बनाना है कि अच्छा 10 रुपए थे आरबीआई के पास, मेरे पास 10 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऐसे ऐसे वो बनाइए, वरना टेबल बनाइए फिर एलिमिनेट करिए। यू हैव टू यूज योर पेन, अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक्स। दूसरा, ये जो 2022 का पेपर है, 2025 का जो प्रीलिम पेपर हुआ, अभी नहीं, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ना सिर्फ इकोनॉमी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 4 सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो जाए, वो पेपर आप 2-3 बार सॉल्व करना, और ऐसे बहुत सारे सवाल आपको नहीं नहीं तो 15-20 सवाल ऐसे ही हैं कि आपको लगे कि बहुत कुछ पूछा है, लेकिन उसमें एक ही बेसिक स्टेटमेंट होता है, उसको जैसे ही उड़ा दो आपका सीधा जवाब बन जाता है। तो कंपेयर टू प्रीवियस पेपर्स, ईजी और मैनेजेबल पेपर है, जो ठीक ठाक तैयारी करके जाए उसके लिए प्रीलिम सॉल्व करना 2025 वाली आसान था, प्रोवाइडेड सीसेट भी ठीक हो, तो जीएस तो मतलब मैनेजेबल ही था। तो आप इसको गंभीरता से लीजिए। चलिए एक और आखिरी सवाल करते हैं, फिर कार्यक्रम बंद करते हैं। इस बार गलत नहीं होना चाहिए, नोट पेन से आप बनाना, आई गिव यू 40 सेकंड्स, फिर मैं वोटिंग लाइन खोलता हूं। फॉरेन एक्सचेंज मतलब समझो कि अगर आरबीआई डॉलर बेचती है खरीदती है, तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर, ऐसा विजुलाइज करो। हाँ, तो चलिए आपको क्या लगता है, वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। अनीश, अमर, शिवांग, रुद्र, रजनीश, देवाशीष, ध्रुव, गोमती, गौरव, अमिताभ, वास्तवी, रोहित, अमित सिंह, रूही, शगुन, पूजा, दिव्यांश, पद्मनाभ, संजू, प्रिंसी, रौनक कुमार, दिग्विजय, नेहा, निखिल, अग्रवाल, महावीर, रिद्धि, रोहित, अनुज, अमल,
रोशन, सागर, प्रशांत, प्रशांत, यशोदा, तन्वी, दीपक, कौशल, अमर, अग्रवाल, अदर्स करेक्ट आंसर्स। 70% को लगा सी शुड बी आंसर, तो अगेन 30% लोग गड़बड़ कर गए। तो आप विजुलाइज करो, आरबीआई बेच रही है, ऐसा बोला है ट्रेजरी बिल, मतलब कि आप 1 साल से कम के लिए सरकार को लोन में पैसा चाहिए, तो जो इंस्ट्रूमेंट जारी किया ट्रेजरी बिल है, यार वो नहीं समझ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। चलो आरबीआई बेच रही है, तो मैं खरीद रहा हूँ, तो मेरे पास मान लो 10 करोड़ है, तो उसमें से आरबीआई ने सब कर लिया ना कि 5 करोड़ उसके पास चले गए, तो मनी सप्लाई कम हो गया। उसी तरह मान लीजिए आरबीआई डॉलर बेच रही है, और मैं ये सोचूं कि भारत में मजा नहीं है, मुझे अमेरिका चला जाना है, तो मेरे पास जो भी मान लो 10 करोड़ रुपए थे, उसमें से मैंने 2 करोड़ के डॉलर खरीद लिए, इक्विवेलेंट जो भी कि $1 का 86 के भाव पे, तो भी मेरा तो 2 करोड़ आरबीआई ने सब कर लिया, चला गया। तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा जब भी आरबीआई या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल बेचेगी या डॉलर या दूसरा फॉरेन एक्सचेंज बेचेगी, तो मनी सप्लाई मार्केट में से कम हो जाएगा, क्योंकि वो सब आरबीआई के पास चला जाएगा। इस फोटो फ्रेम को यहाँ तक रखना है, फिर बीरबल की खिचड़ी नहीं पकानी, नहीं उसमें से रेपो रेट का देता आगे बढ़ जाता है भाई, तो उसका कोई एंड है नहीं। अभी उस हिसाब से अगर आरबीआई यहाँ पर पूछा क्या है कि व्हाट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई मतलब हिंदी में लिखा है पैसों की सप्लाई कम होगी, अब तो कब कम होगी, ये जो करेगा तभी कम होगी, कि मेरे पास 10 करोड़ थे, वो मैं ट्रेजरी डॉलर खरीदने के चक्कर में आरबीआई को चढ़ा के आया, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया, तो ये सेकंड विल आल्सो डू दैट, थर्ड विल आल्सो डू दैट, सो द आंसर विल बी सी 2 and 3 ओनली। इसमें भी एग्जाम खत्म हुई तो कुछ लोग वकील बन गए, फिर क्या कर सकते हैं, मैं उनके साथ विवाद में उतरता ही नहीं, मेरा जवाब ये होता है ऑफिशियल आंसर क्या, नहीं तो देख लेंगे तब, तो ऑफिशियल आंसर क्या है, सी 2 and 3 ओनली। इसका पेयर टाइप का क्वेश्चन है तो भी जवाब यही होता है, समझो एलिमिनेशन करो नहीं करो, यही तो यही रहनी है ना, कि जब आरबीआई बेचेगा तो आपका पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा। आप ऐसे विजुलाइज करें कि आरबीआई एक अलग ब्रह्मांड में है और बाकी दुनिया अलग ब्रह्मांड में, अलग यूनिवर्स में, तो व्हेनेवर मनी मूव्स फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, दैट मींस मनी सप्लाई इज डिक्रीजिंग। खैर ऐसे और भी प्रश्न है, वो सारे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो बुधवार की आप टेस्ट देना। तो आगे का कार्यक्रम ये जो गूगल फॉर्म से डाउट हुए वो बुधवार रात को मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ, बुधवार को ये रात को 9 बजे टेस्ट होगी, ये जितना हमने पढ़ा इसके भी समझो 50-60 क्वेश्चन होंगे, तो ढंग से पढ़ के आइए, वरना 1 घंटा का वेस्ट होगा। गुरुवार को हम वापस मिलेंगे, तो बैंकों का क्लासिफिकेशन और वो सब समझना है, तो शाम 7 बजे मैं उसका हैंडआउट अपलोड करता हूँ। फिर गुरु शुक्र क्लास होंगे, फिर उसमें थोड़ा चेंज मैंने ऐसा किया है, जस्ट अ मिनट। नॉर्मली मैं पहले क्या करता था कि मान लो 4-5 दिन लेक्चर है और फिर बुधवार को टेस्ट हो, दिस वाज द नॉर्मल पैटर्न। लेकिन अब जैसे ये चैप्टर आप देखिए, लेट मी जूम इन, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एनबीएफसी, समझो ये 2 लेक्चर का काम है। उसके बाद दूसरा आएगा बर्निंग इश्यूज, बेड लोन वगैरह, वो 2 लेक्चर का काम है। अब मैं कहूँ कि इसकी अलग टेस्ट होगी, करेक्ट, और इसकी अलग टेस्ट होगी, अब दोनों टेस्ट फिर मैं बुधवार को रखूँ, तो एक तो हैंडआउट्स बहुत बढ़ जाते हैं और लोग सब याद नहीं रख पाते, स्कोर कम आता है, फिर वो टेस्ट भी देना कम कर देते हैं। तो ये वाले बैच में मैंने रिफॉर्म ये लिया है कि अगर ऐसे कुछ चैप्टर्स बन रहे हैं कि जो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, तो मैं 2 लेक्चर पढ़ाऊंगा, मतलब क्या गुरु शुक्र, फिर शनिवार को लेक्चर नहीं रखूंगा, शनिवार को बस ये 2 चैप्टर की टेस्ट होगी, ताकि इसको डन एंड डस्टेड आप खत्म करो। उसके बाद वापस से रविवार को और सोमवार को 2 लेक्चर होंगे, तब आप इसको सेकंड चैप्टर को डन एंड डस्टेड करो, और फिर इसकी टेस्ट बुधवार को होगी। वरना पहले जब मैं ये रखता था बुधवार को 2 टेस्ट करते हैं या मंगलवार को 1 टेस्ट करते हैं, तो भाई आपने गुरु शुक्र में पढ़ा है वो मंगलवार तक वैसे भी उड़ जाना है। तो ये बैच में पैटर्न ऐसा है, तो कई बार आप देखेंगे शनिवार को क्लास नहीं हो, क्लास इसलिए नहीं कि उस दिन जो 2 लेक्चर वाले चैप्टर्स हैं उसकी टेस्ट होती, तो उसी शेड्यूल में खत्म करने की कोशिश करें, वरना फिर बैकलॉग हो जाएगा। अदरवाइज ये फिर ऐसे आते हैं कि 2 लेक्चर या 2 टेस्ट एक साथ होते हैं, लोग देते नहीं, फिर वो कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी नहीं। तो इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस्ट बैच, क्योंकि यहाँ पर आपको ये स्पेसिंग मिलता है। मान लो फरवरी में जब मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, तो ये सब में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधा कंटिन्यूअस बहुत सारे लेक्चर ले लूंगा, क्योंकि मुझे खुद डर रहेगा कि भाई फरवरी से मई के बीच अगर मैं बीमार हो गया, अगर मैं कोई बीमार हो गया, 10 दिन लेक्चर नहीं ले पाया, तो प्रीलिम्स से पहले सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो फरवरी वाली बैच में समझो हिसाब किताब और स्ट्रेस अलग रहता है, इसलिए गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ती है, यहाँ आपको सुकून है, देयर इज एडिक्वेट गैप एंड ब्रीथिंग रूम बिटवीन लेक्चर्स। और प्रीलिम्स दोनों खत्म हो रहे हैं नवंबर तक, तो कैलेंडर क्लास डिसिप्लिन के साथ इसको खत्म करिए। तो आपका एक सब्जेक्ट उसकी मेरी जिम्मेदारी है, बाकी भी सब्जेक्ट में अच्छे टीचर है, तो 4 बड़े सब्जेक्ट की जिम्मेदारी एकेडमी ले लिए, बाकी आपको पढ़ना है। तो मतलब डिड नॉट वेस्ट टाइम हियर एंड देयर, इतना जो तालीम में भरोसा खाओ, एंड इट विल हेल्प यू सक्सीड। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सी यू अकॉर्डिंगली इन द नेक्स्ट वीक।